हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका होम ट्यूशन चैनल पे। दोस्तों, जितने भी अभ्यर्थी आप में से सीआईएसएफ हेड कांस्टेबल मिनिस्ट्रियल और सीआईएसएफ कांस्टेबल ट्रेडमैन की तैयारी कर रहे हैं, उन सभी के लिए हम एक और सीरीज लेके आए हैं। दोस्तों, जैसा कि आपको पता है कि हमने दिल्ली पुलिस हेड कांस्टेबल और दिल्ली पुलिस कांस्टेबल की कंबाइंड सीरीज 100 मॉक टेस्ट की ऑलरेडी लॉन्च की हुई है। अभी शुरुआत की उसको 3-4 मॉक टेस्ट हुए हैं। उसी क्रम में एक और मॉक टेस्ट की सीरीज हम आपके लिए लेके आ रहे हैं, सीआईएसएफ स्पेशल। दोस्तों, जी हां दोस्तों, लेटेस्ट पैटर्न पे, लेटेस्ट अपडेट के साथ, लेटेस्ट क्वेश्चंस के साथ दोस्तों पूरे के पूरे 100 मॉक टेस्ट मैं आपको करवाने वाला हूं। जी हां दोस्तों, 100 मॉक टेस्ट, और वो भी 100 मॉक टेस्ट छोटे मोटे नहीं, महा मॉक टेस्ट। जी हां दोस्तों, महा मॉक टेस्ट। महा मॉक टेस्ट का मतलब यह है कि इसमें आपको चारों सेक्शन मिलेंगे। 25 नंबर की रीजनिंग मिलेगी, 25 की आपको जीके मिलेगी, 25 का आपको मैथ मिलेगा और 25 की आपको यहां पे हिंदी मिलेगी। जो भी बच्चे 4th सेक्शन में इंग्लिश को अटेम्प्ट करने वाले हैं उनसे मैं क्षमा चाहूंगा, मैं आपको इंग्लिश नहीं दे सकता। ठीक है, 4th सेक्शन में हम हिंदी ही रखने वाले हैं। तो जो अभ्यर्थी हिंदी अटेम्प्ट करने वाले हैं 4th सेक्शन में, वो इन मॉक टेस्ट को ज्वाइन कर सकते हैं। और जो 4th सेक्शन में हिंदी की जगह इंग्लिश अटेम्प्ट करने वाले हैं, उनको लिए भी 75 क्वेश्चन तो इंपॉर्टेंट होने ही वाले हैं। दोस्तों, बात आगे समझ में। तो जो अभ्यर्थी 4th सेक्शन में हिंदी अटेम्प्ट करेंगे उनके लिए तो कंप्लीट महामॉक टेस्ट है, और जो अभ्यर्थी 4th सेक्शन में इंग्लिश अटेम्प्ट करेंगे उनके लिए 4th सेक्शन वो नेगलेक्ट कर सकते हैं, और बाकी 3 सेक्शन तो सेम ही रहेंगे। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज आपके लिए है, एक मॉक टेस्ट में 100 क्वेश्चन है दोस्तों, तो आप गुणा कीजिए। 100 मॉक टेस्ट में हम आपको 10,000 क्वेश्चन की प्रैक्टिस यहां पे करवाने वाले हैं दोस्तों। ठीक है, और ये बहुत ही बड़ा अपने आप में एक कह सकते हैं कि क्रांति हो सकती है अगर मेरे इस एफर्ट से डेली तो नहीं हो सकता, लेकिन अल्टरनेट डे पे आपको मॉक टेस्ट मिलेगा। जैसे एक आज मिला है तो एक आपको परसों मिलेगा, तीसरे दिन दोस्तों। ठीक है, क्योंकि शूट करने में, टाइपिंग करवाने में बहुत ज्यादा टाइम लगता है, इसलिए तीसरे दिन हम मॉक टेस्ट आपको देंगे। अगर जरूरत पड़ी तो हम डेली भी मॉक टेस्ट लेके आ जाएंगे। आप कमेंट करके बताइए, हम डेली आपको मॉक टेस्ट दे देंगे। और हमारे इस मॉक टेस्ट का जो टाइम रहेगा, डेली शाम को 8 बजे रहेगा, डेली 8 PM। यहां पे क्या करवाएंगे, सीआईएसएफ हेड कांस्टेबल मिनिस्ट्रियल का मॉक टेस्ट। ठीक है दोस्तों, और डेली सुबह 8 बजे 8 AM पर हमारा क्या रहेगा, दिल्ली पुलिस का हेड कांस्टेबल या दिल्ली पुलिस कांस्टेबल का यहां पे मॉक टेस्ट रहेगा दोस्तों। सुबह 8 बजे दिल्ली पुलिस महामॉक टेस्ट, शाम को 8 बजे सीआईएसएफ हेड कांस्टेबल मिनिस्ट्रियल स्पेशल महामॉक टेस्ट दोस्तों। ठीक है, यहां भी हम इसकी 10,000 क्वेश्चन प्रैक्टिस करने वाले हैं। ठीक है दोस्तों, 100 मॉक टेस्ट करवाने वाले हैं, और यहां भी 10,000 क्वेश्चन की प्रैक्टिस अलग अलग करवाने वाले हैं। कोई भी क्वेश्चन ऐसा नहीं मिलेगा आपको कि जो हमने यहां पे डिस्कस किया है वही यहां पे कर लिया हो। ऐसा हमारा बिल्कुल भी इंटेंशन नहीं है कि आपको बेवकूफ बना जाए। दोनों के अलग अलग सीट है, दोनों के अलग अलग PDF हैं दोस्तों। ठीक है, और अलग अलग कंटेंट से यहां पे क्वेश्चन लिए गए हैं। ठीक है, तो टोटल कुल मिलाकर अगर देखा जाए, अगर कोई बच्चा ईमानदारी से हमारे साथ जुड़ेगा और डेली इन मॉक टेस्ट को अटेम्प्ट करेगा, तो आप जानेंगे कि यहां पे 20,000 क्वेश्चन आपको प्रैक्टिस देखने को मिलेंगे दोस्तों। ठीक है, चारों सेक्शनों के। यहां पे आपको कंप्यूटर भी मिलेगा, जीके, मैथ और रीजनिंग मिलेगा। यहां पे आपको ये चारों सेक्शन मिलेंगे दोस्तों। ठीक है, तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट आपके लिए एक सीरीज हम लॉन्च कर रहे हैं। उम्मीद है आपको पसंद आएगी, आपका साथ मिलेगा, आपका सपोर्ट मिलेगा, आपका प्यार मिलेगा, तो डेफिनेटली हम इस टारगेट को अचीव करेंगे दोस्तों। जैसे क्रिकेट में शतक होती है ना दोस्तों, वैसे हमारा ये शतक रहेगा। ठीक है, कोई चार्ज नहीं है, कोई कुछ नहीं है, आपको बस ज्वाइन करना है दोस्तों। और मैं ये इतनी उम्मीद करता हूं कि अगर हम इस एफर्ट्स को कंप्लीट करते हैं ना दोस्तों, अगर इस टारगेट को मैं अचीव करता हूं, 100 मॉक टेस्ट करवाने में मैं सफल रहता हूं दिल्ली पुलिस के, और 100 मॉक टेस्ट अगर मैं सीआईएसएफ के हेड कांस्टेबल के मॉक टेस्ट देने में आपको सफल रहा, और इन 100 मॉक टेस्ट को अटेम्प्ट करने से थोड़ा बहुत भी अगर आप में से 5 बच्चे भी अगर सिलेक्शन लेके गए ना दोस्तों, तो मेरे लिए इससे बड़ी कोई फीस नहीं हो सकती है। ठीक है, बस आपका सिलेक्शन ही सर्वोपरि है। ठीक है, जिस दिन आप सिलेक्शन लेके जाएंगे, अगर कोई बच्चा हमारा पढ़ाया हुआ
हमारे मॉक टेस्ट से किसी को तैयारी का फायदा मिलेगा और वो सिलेक्शन लेके जाएगा। डायरेक्ट क्वेश्चन जब पेपर में मिलेंगे और वो ये कहेगा कि ये क्वेश्चन तो मैं पढ़ के आया हूं, उससे बड़ी खुशी हमारे लिए हो ही नहीं सकती। और जब आप जॉब कर रहे होंगे और जॉब करते करते जब आपकी बातचीत होगी कि कहां तैयारी की, कैसे तैयारी की, तो कहीं ना कहीं हमारा भी नाम आएगा, वही हमारे लिए सबसे बड़ी फीस होगी दोस्तों। ठीक है, तो इसी एक छोटी सी आशा के साथ हम आपके लिए ये शुरुआत कर रहे हैं। उम्मीद करते हैं कि आपको पसंद आएगा। ऐसा नहीं है कि हर मॉक टेस्ट हार्ड लेवल का रहेगा। हर मॉक टेस्ट में आपको 3 प्रकार के सवाल देखने को मिलेंगे, बहुत इजी, मॉडरेट और थोड़ा सा डिफिकल्ट लेवल। क्योंकि जिस लेवल की हम एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं उसी लेवल के क्वेश्चन हमने लिए हैं। ठीक है, तो यहां पे मॉडरेट लेवल के ही क्वेश्चन आपको ज्यादा मिलेंगे, मॉडरेट या फिर इजी। हार्ड लेवल का क्वेश्चन कोई एक आधा मिलेगा किसी किसी मॉक टेस्ट में। ठीक है, तो उम्मीद है आपको पसंद आएगा, समझ में आएगा। तो आपसे बस इतना ही आग्रह है, डेली दिए गए टाइम पर आपको प्रीमियर मिल जाएगा, जाके अटेम्प्ट कीजिए पूरे के पूरे मॉक टेस्ट को और चेक कीजिए आपकी तैयारी कितनी है, कितना आप स्कोर कर पा रहे हैं। होता क्या है दोस्तों, मॉक टेस्ट हम ऑफलाइन वैसे भी प्रैक्टिस कर सकते हैं, लेकिन जब लाइव यहां पे प्रीमियर में करते हैं दोस्तों, तो आपको क्वेश्चन भी साइड में नजर आता है, आपका टीचर आपको समझा भी रहा होता है, तो वहां से जो विजुअल वाचिंग हम करते हैं उसका जो इफेक्ट है वो ज्यादा रहता है, ज्यादा समय तक रहता है और ज्यादा अच्छे तरीके से हम उनको समझ पाते हैं। ये केवल मॉक टेस्ट ही नहीं, ये आपकी प्रैक्टिस के साथ साथ आपकी मैच्योरिटी और आपकी तैयारी को बूस्टअप भी करेंगे दोस्तों। ठीक है, तो अपने हथियारों को पहना लीजिए, तैयार हो जाइए। तो चलिए शुरू करते हैं पहला मॉक टेस्ट। इस सेक्शन में हम पहले रीजनिंग, जीके, मैथ और हिंदी को अटेम्प्ट करने वाले हैं। हर मॉक टेस्ट में अलग अलग रहेगा, कभी हम हिंदी पहले करेंगे, कभी जीके पहले कर लेंगे। ठीक है, तो ये हम डिसाइड करेंगे, आप डिसाइड नहीं करेंगे दोस्तों। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं आज का मॉक टेस्ट। तो दोस्तों पहला क्वेश्चन आपको स्क्रीन पर नजर आ रहा है। ये क्वेश्चन सिलोग्जम से लिया गया है। कह रहा है कि सभी महिलाएं लड़कियां हैं और कुछ लड़कियां चित्रकार हैं। फिर आपको निष्कर्ष दे रखे, तो पहले हम डायग्राम बना लेते हैं। कह रहा है कि सभी लड़कियां क्या हैं भाई, सभी लड़कियां, कह रहा है सभी महिलाएं लड़कियां हैं। सभी महिलाएं क्या हैं दोस्तों, लड़कियां हैं। ऑल वुमेन्स आर गर्ल्स। और कह रहा है कि कुछ लड़कियां चित्रकार हैं। चित्रकार कौन है दोस्तों, केवल लड़कियां हैं। महिला और चित्रकार का संबंध है कि नहीं है ये अभी कंफर्म नहीं है, तो महिला और चित्रकार किस में आएंगे, आइदर और में। इनके बीच में संबंध हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है। पहला कह रहा है कि सभी लड़कियां महिलाएं हैं। क्या सभी लड़कियां महिलाएं हैं, नहीं, कुछ लड़कियां महिलाएं हैं। ठीक है दोस्तों। दूसरा कह रहा है सभी कुछ महिलाएं चित्रकार हैं। तो कुछ महिला चित्रकार हो भी सकती हैं और नहीं भी हो सकती, क्योंकि ये केस किस में है, आइदर और में। और आइदर और में अकेला निष्कर्ष क्या होता है, गलत होता है। तो यहां पे कोई भी निष्कर्ष सही नहीं है, तो इसका आंसर आएगा ऑप्शन डी। ठीक है, अगला सवाल कह रहा है किसी सांकेतिक भाषा में ट्रेस, TERRACE, ट्रेस को लिखा गया है 70। तो आपसे पूछा है बालकनी को क्या लिखा जाएगा दोस्तों। तो ट्रेस को 70 कैसे लिखा गया होगा, डेफिनेटली नंबर कोडिंग है। और नंबर कोडिंग आप देख पा रहे हैं यहां पे कहीं ना कहीं मल्टीपल या फिर एडिशन हो सकता है। तो सबसे सिंपल वे है, इनकी प्लेस वैल्यू आप लिखे तो सबसे पहले आएगा 20, 5, 18, 18, 1, 3 और 5। अब यहां पे जरा प्लेस वैल्यू को ऐड करके देखते हैं। तो 18 और 18 36 भाई, 36, 5 41, 41 42, 3 45, 5 50 और 50 और 20 70। यानी कुछ नहीं है, केवल जो लेटर है उनकी प्लेस वैल्यू को ऐड कर कर टोटल करके यहां पे लिखा गया है। तो इसी प्रकार बालकोनी 2 + 1 + 12 + 1 प्लस में 3 प्लस में 15 प्लस में 14 प्लस में 25 बराबर क्या आएगा दोस्तों। तो देखिए 25, 5 30 और 10 40, यहां पे 40 हो जाएगा। 50 4 54 3 57, 58 2 60, 70 और 2 72। तो सवाल का जो आंसर आएगा 72, ऑप्शन डी सवाल का आंसर आ जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं अगले सवाल पर। तो अगला सवाल क्या कह रहा है दोस्तों, आपको यहां पे सिंबल बताए गए हैं और किसकी जगह क्या है ये आपको बताया गया है।
तो पहले हम इक्वेशन लिख लेते हैं। 49 फिर 7 है 394 394 और यहां पे बराबर में क्वेश्चन मार्क है, ये आपको बताना है। ठीक है, अब कह रहा है कि गुणा का मतलब क्या है, गुणा का अर्थ है भाग, तो यहां पे आएगा भाई भाग। ठीक है, माइनस तो माइनस का अर्थ है गुणा, तो यहां पे आएगा गुणा। ठीक है, फिर भाग है तो भाग का मतलब क्या है दोस्तों, जोड़ है। ठीक है, फिर प्लस है तो प्लस का मतलब क्या है, घटा है। और इसका बराबर आपसे पूछा है कि क्या आएगा दोस्तों, तो बोडोमास का प्रयोग कर देंगे। पहले 49 को 7 से भाग देंगे, 7 या 21, 21 और 9 30, 30 में से 4 गया, कितना बचेगा दोस्तों 26, तो 26 इस सवाल का आंसर आ जाएगा ऑप्शन सी दोस्तों। ठीक है, अगला सवाल है, यहां पे असंगत को चयन करना है, क्लासिफिकेशन। तो देखिए दोस्तों, ऑप्शन ए में क्या दिया है, OUA। प्लेस वाले देखें 15, 15, 21 और 1 दोस्तों। ऑप्शन बी में दिया गया है AEI, भाई ये 1 नंबर पे आता है 5 और 9। यहां पे सी में देखें FGH और ऑप्शन डी में देखें IOU, तो 9, 15, 21। ठीक है, तो देखिए दोस्तों यहां पे 15 और 21 में कितने का अंतर है, +6 का। 21 और 6 27, तो ए ही आएगा। यहां पे +4 +4, यहां पे +6 +6, यहां पे तो कंटिन्यू है 6 7 8। तो ऐसा हो सकता था कि यहां भी +6 +6, यहां भी +6 + होना चाहिए था, लेकिन यहां पे तो +6 है नहीं, तो इस प्रकार से तो क्लासिफाइड नहीं कर पाएंगे, ये तो लॉजिक लगता नहीं यहां पे। तो दूसरा क्या है यहां पे लॉजिक, तो दूसरा यहां पे लॉजिक देखें दोस्तों, तो इसमें क्या है, तीनों ये वावल हैं, इसमें भी तीनों वावल हैं, इसमें भी तीनों वावल हैं, इसमें तीनों क्या है, कॉन्सोनेंट है। तो यही सवाल का क्या होगा, आंसर होगा, ज्यादा सोचने की आवश्यकता नहीं है दोस्तों। ठीक है, आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला सवाल क्या कह रहा है दोस्तों, स्क्रीन पर देखिए। इंसोमेनिया है और इसका आपको मिरर इमेज बतानी है। ठीक है दोस्तों, इंसोमेनिया INSO, इंसोमनिया। ठीक है, MNIA, और मिरर कह रहा है दाईं तरफ यहां पे लगा हुआ है, तो इसकी मिरर इमेज क्या बनेगी दोस्तों, तो यहां पे A ऐसे कैसे आएगा, I, ये N ऐसे होगा। ठीक है, तो यहीं से चेक कर सकते हैं। AIN ऑप्शन बी या सी में दिया गया है, तो ऑप्शन ए और डी तो वैसे ही एलिमिनेट हो गए। अब देखिए आपको एक चीज पर गौर करना होगा, जो यहां पे N है, देखो ऑप्शन सी और ऑप्शन बी लगभग समान है, लेकिन आपको यह चेक करना है ऑप्शन बी में O के बाद S दिया गया है, ध्यान से देखेंगे तो, और ऑप्शन सी में S के बाद O है। तो एक बात बताइए, यहां पे चेक करेंगे, आगे M आएगा, फिर क्या आएगा दोस्तों, O आएगा, फिर S आएगा, तो ये आपका ऑप्शन होगा OS, यानी ऑप्शन बी इस सवाल का क्या होगा, आंसर होगा। ठीक है, आपको डिटेल में नहीं जाना, केवल आंसर टिक करना है आपको। ठीक है, पूरा लिख के आपको टिक नहीं करना, पहले आप पूरा लिखोगे फिर टिक, आपको ट्रिक्स आनी चाहिए। आप डायरेक्ट यहां पे OS को ही चेक कर सकते थे, क्योंकि N तो सभी में समान है। ठीक है, अगला सवाल है कि विकल्पों में से उस आकृति को पहचान कीजिए जिसमें प्रश्न आकृति अंतर्निहित है। तो अगर यहां पे गौर से देखें तो ऑप्शन ए और ऑप्शन सी वैसे ही खारिज हो जाते हैं, क्योंकि बीच में आपका क्रॉस भी होना जरूरी है, और आकृति ये इस प्रकार से बनी हुई है, ऐसे है, और ये लाइनें ऐसे हैं, इसी प्रकार ये लाइनें ऐसे हैं। तो ऐसा आपको किसमें नजर आ सकता है दोस्तों, ऑप्शन बी, ऑप्शन बी ही इस सवाल का क्या है, आंसर है। आगे बढ़ते हैं, कह रहा है कि 5 आदमी है PQRST, अखबार पढ़ रहे हैं। तो हम पहले 5 पोजीशन बना लेते हैं, 5 आदमी है, 1 2 3 4 और ये 5, ये 5 आदमी है, अखबार पढ़ रहे हैं, इनका क्रम दे रखा है। कह रहा है कि अखबार को पहले पढ़ने वाला इसे टी को देता है। ठीक है, तो ये पहला नंबर रहा होगा, ये दूसरा, ये तीसरा, चौथा और ये 5। कह रहा है कि जिसने सबसे पहले पढ़ा ना, उसने इस अखबार को पढ़कर किसको दे दिया, टी को दे दिया। कोई दिक्कत नहीं है। अंत में पढ़ने वाले ने इसे आर से लिया था। ठीक है, जो सबसे अंत में पढ़ रहा है ना, ये 5 नंबर,
इसने अखबार पढ़ने के लिए अखबार किससे लिया दोस्तों, आर से, यानी नंबर 4 पे कौन आएगा, आर आएगा। आगे ओ है, अच्छा क्यू, क्यू इसे पढ़ने वाला पहला या अंतिम नहीं है। क्यू है ना, इसने ना तो पहले पढ़ा और ना ही सबसे आखिर में पढ़ा, तो क्यू ने कहां पढ़ा दोस्तों, बीच में पढ़ा। ठीक है। अच्छा सवाल पूछा क्या है, कह रहा है कि तीसरे नंबर पे पढ़ने वाला कौन है, तो तीसरा नंबर तो यही है, तो आंसर यहां पे डायरेक्ट ही कर दीजिए। अगर डिटेल में सोल्व करना है तो पी और आर के बीच में दो पढ़ने वाले हैं, पी और आर, तो पी कहां आएगा, यहां पे आएगा। पी और आर के बीच में दो अखबार पढ़ने वाले हैं, तो कौन सा बच जाएगा दोस्तों, यहां पे ऐसा जाएगा। ये इसकी अरेंजमेंट हो सकती है, आगे सोल्व करने की आवश्यकता नहीं थी, पूछा था तीसरे नंबर पे कौन सा पढ़ने वाला है, तो डायरेक्ट आंसर आ रहा था क्यू, तो आगे सोल्व मत कीजिए, करना है तो कर दीजिए। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल क्या कह रहा है भाई, ए बी, चलो मैं मिटाई देता हूं, मिटा के कर देते हैं। कह रहा है कि भी ए बी है, फिर जी एच है, फिर एम एन है, एस टी है। तो देखिए 2 ये 7, फिर ये 13, फिर ये 20 है, तो 2 से 7 प्लस 5, 7 से 13 प्लस 6, 13 से 20 प्लस 7, तो 20 से प्लस 8, तो 20 और 8 28 होते हैं, तो 26 और 2 बी, और बी के आगे सी, तो बी और सी इस सवाल का क्या आंसर आएगा, आंसर। लेकिन ऐसा तो है नहीं। ठीक है, तो कैसे करेंगे दोस्तों, आप यहां पे देख लीजिए 1 और 2, फिर 2 से 5 बड़ा 7, फिर 7 और 8, अच्छा इसमें है ये, ठीक है इसमें है, तो 8 से फिर 5 बड़ा, देखो यहां पे 5 बड़ा है, ये भी 5 बड़ा, तो ये भी 5 बढ़ेगा, ऐसा इसमें थोड़ा सा अलग कंसेप्ट है। बीच वाला रेगुलर है 7 से 8, फिर प्लस 5 है, यहां भी प्लस 5 है, यहां पे फिर 19 बीच है, तो यहां पे 14 और 19, यहां पे 5 का अंतर है, तो यहां भी 5 का अंतर आएगा, तो 20 और 5 25, यानी वाई और जेड इस साल का आंसर हो जाएगा। ऑप्शन ए इसका आंसर आ जाएगा। अगला कह रहा है सिलोग्जम का क्वेश्चन है, कुछ बिल्लियां बकरियां हैं, कुछ बिल्ली हैं भाई, तो हमने मान लिया ये बिल्ली है, कुछ बिल्ली क्या है, बकरी, और कह रहा है कि सभी बकरियां क्या हैं, गाय हैं, सारी की सारी बकरियां क्या हैं दोस्तों, गाय हैं। यही बनेगा डायग्राम। अब देखिए गाय और बिल्ली में किसका संबंध है दोस्तों, सम का है, बकरी और बिल्ली में किसका है, सम का, और बकरी और गाय में किसका है, ओल का। ध्यान रखेंगे सभी गाय बकरियां हैं, क्या सारी की सारी गाय बकरियां हैं, नहीं, सभी बकरियां गाय हैं, सभी गाय बकरियां नहीं है, तो यहां पे ऑप्शन ए क्या हो जाता है, निष्कर्ष नंबर 1 गलत है। 2, कुछ बिल्लियां गाय हैं, तो कुछ बिल्ली डेफिनेटली क्या है, गाय हैं, तो केवल निष्कर्ष 2 निकलता है, इसलिए इस सवाल का आंसर आएगा ऑप्शन डी। ठीक है, ऑप्शन डी इस सवाल का क्या होगा भाई, आंसर होगा। अगला सवाल देखिए, आकृति को पूरा करना है, तो यहां पे आकृति को अगर ध्यान से देखा जाए तो यहां पे क्रम इस प्रकार से नजर आ रहा है, ये है आकृति आपकी, थोड़ा सा मैं बढ़ाना चाहूं यहां पे, तो यहां पे आपको नजर क्या रहा है दोस्तों, यहां पे ऐसे सेक्शन है, ये सेक्शन तो ऐसे हैं दोस्तों, ये सेक्शन ऐसे बना हुआ है, और यहां पे क्या है दोस्तों, थोड़ा सा इस प्रकार से, ये वाला ऐसे बना हुआ है, सॉरी उल्टा है, ये ऐसे कर दो, ये ऐसे है, फिर ऐसे है, और फिर ऐसे है, तो जस्ट इसका अपोजिट ऐसे है, तो इसका भी अपोजिट ऐसे आएगा, तो ये यहां पे ऐसे आ जाएगा। ठीक है, यहां से जाएगा ऐसे, फिर ये ऐसे, और फिर ये ऐसे, तो ऐसा केवल ऑप्शन ए में दिया गया है, तो यही इस सवाल का आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला जो सवाल है ये एनालॉजी का है, सादृश्यता। कह रहा है कि हृदय का संबंध कार्डियोलॉजी से है, तो दिए गए ऑप्शंस को अगर हम ध्यान से देखें तो दोस्तों वायरस के अध्ययन को वायरोलॉजी कहा जाता है। ठीक है, वायरस के अध्ययन को क्या कहा जाता है, वायरोलॉजी कहा जाता है, तो यही इस सवाल का आंसर आ जाएगा, वायरोलॉजी या वायरोलॉजी कह सकते हैं इसको। ठीक है, अगला सवाल कह रहा है कि परस को PURSE, परस का संबंध है UPRES, वही संबंध आपको बताना है कि राजौर RAZOR का किससे होगा। तो जरा ध्यान से देखें, यूपी देखो, पी यू था,
यू पी कर दिया, पी की जगह यू और यू की जगह पी, तो भाई आर की जगह ए आ जाएगा, तो ए आर आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। अब क्या है दोस्तों, आर और एस ई, तो ये आर आया है सेम टू सेम, तो जेड है वो सेम टू सेम रहेगा, ए आर जेड। ऑप्शन में नजर मारें तो केवल ऑप्शन डी है जिसमें ए आर जेड है, तो यही सवाल का आंसर है, आगे सोली मत कीजिए। ठीक है, अगला सवाल क्या कह रहा है, बहुत आसान है। 144 का संबंध कह रहा है 12 से है, तो आप सभी जानते हैं 144 का रूट क्या है, 12 है, तो 576 का रूट क्या आएगा दोस्तों, 24। तो सवाल का आंसर क्या आ जाएगा, 24 इस सवाल का आंसर आ जाएगा। उम्मीद है समझ में आया होगा। ऐसे ही रीजनिंग आपको एक्चुअल पेपर में मिलेगी, कोई पहाड़ नहीं आएगा। ठीक है, कुछ बच्चे ऐसे कह रहे हैं कि बहुत हार्ड आएगा, 2020 चला हुआ है, 2011-12 नहीं है। आप CHSL का पेपर देख लीजिए, ठीक है, अभी जो हो रहा है या होने वाला है, जो अभी मार्च में हुआ था उसको देख लीजिए, उनसे फीडबैक ले लीजिए। रीजनिंग SSC लेवल की आती है, तो SSC जो रीजनिंग पूछती है वही आपको करवाई जा रही है। ठीक है, चलिए अगला सवाल है, असंगत का चयन करना है। ऑप्शन ए में 48 है, ऑप्शन बी में 96 है, ऑप्शन सी में आपका 68 है, ऑप्शन डी में 72 है। अब कैसे विषम छाटे यहां पे, ठीक है, तो 8 4 12, 9 6 15, 7 2 9, 8 से 14, एडिशन तो सबका अलग अलग है। अच्छा जी, तो और क्या नियम हो सकता है, भाजकता का नियम चेक कीजिए। 3 संख्याएं ऐसी होंगी जो किसी एक नंबर से कट रही होंगी, एक संख्या ऐसी होगी जो किसी एक नंबर से नहीं कट रही होगी। या ऐसा हो सकता है कि 3 में से एक संख्या वर्ग या क्यूब होगी, वही आपका आंसर हो जाएगा। तो स्क्वायर और क्यूब तो नजर नहीं आ रहा है, तो फिर भाजकता का नियम चेक करें। तो क्या ये संख्या 8 से कटती है, बिल्कुल। क्या ये संख्या 8 से कटती है, बिल्कुल, 12 8 96। क्या ये संख्या 8 से कटती है, बिल्कुल। क्या ये संख्या 8 से कट सकती है, नहीं कट सकती। अच्छा, एक और चेक कर सकते हैं, ये संख्या 8 से नहीं 12 से भी कटती है, ये भी 12 से कटती है, ये भी 12 से कटती है, लेकिन ये 12 से नहीं कटती, तो यही सवाल का आंसर आ जाएगा। आप 8 का भी चेक कर सकते हो, आप 12 का भी चेक कर सकते हो। ठीक है, 24 का चेक कर लो, 24 दूनी 48, 24 चौक 96, 24 या 72, लेकिन ये नहीं कटती, तो 24 का चेक कर लो। ठीक है, अगला सवाल क्या कह रहा है, किसी सांकेतिक भाषा में पॉलिटिकल, POLITICL, पॉलिटिकल को क्या लिखा है दोस्तों, QNM, HUH ये लिखा है दोस्तों। तो देखिए दोस्तों, P को क्यों लिखा, +1, O को N लिखा, ये 15 था, ये 14 हुआ, -1। फिर L को क्या लिखा है दोस्तों, M लिखा है, यानी फिर से +1। भाई 12 से 13 हुआ, देखो 16 से 15, 15 से 14, फिर 12 से 13, फिर क्या हुआ 9 से 8 हुआ है दोस्तों, यानी -1। फिर क्या हुआ है 20 से 21 हुआ है, यानी +1। पैटर्न समझ में आ गया, +1 -1 +1 -1 कर देंगे। तो सवाल देख लीजिए क्या है, सोशल, आपसे पूछा है सोशल, इसको मिटा देता हूं, पैटर्न आपको समझ में आ गया। पहले प्लस है, ठीक है, पहले प्लस है फिर माइनस है, तो सोशल है, बहुत ही आसान सवाल है। ठीक है, सोशल, तो +1 करेंगे फिर -1 करेंगे, तो ऐसे से आएगा T और 15 से आएगा 14, TN। केवल ऑप्शन ए में TN दिया गया है, तो यही इस सवाल का क्या होगा, आंसर होगा। अब डिटेल में सोल्व ही नहीं करना है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल देखिए, नॉन वर्बल का क्वेश्चन है, सीरीज का क्वेश्चन है, नॉन वर्बल सीरीज है। आकृति को पूरा करना है, नहीं अगली आकृति बतानी है, कौन सी आएगी। 4 ऑप्शन आपको नजर आ रहे हैं, बताइए जरा। और वीडियो को लाइक करना मत भूलना भाई, और चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए इसी प्रकार के डेली मॉक टेस्ट को अटेम्प्ट करने के लिए। ठीक है, तो यहां पे अगर आकृति को ध्यान से देखें तो पहली आकृति में ये नजर आ रही है, दूसरी आकृति में क्या हुआ दोस्तों, ये कंप्लीट होगी ऐसे और ये भी कंप्लीट होगी ऐसे। तीसरी आकृति में क्या हुआ, ये आकृति ऐसे तो थी ही, अब इसको कंप्लीट आगे बढ़ा दिया गया ऐसे।
अब अगली आकृति में क्या होगा दोस्तों, ये बढ़ती ही चली जाएगी, ऐसे जाएगी। तो ऐसा किस में दिया गया है दोस्तों, केवल ऑप्शन बी में। तो यही इस सवाल का आंसर होगा। अगली आकृति में क्या होगा दोस्तों, इससे हमें ये फिर से बढ़ जाएगी, ऐसे ऐसे चलती चली जाएगी, फिर ये ऐसे हो जाएगी, फिर ये ऐसे हो जाएगी, चलती चली जाएगी, सीरीज है ये। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल क्या कह रहा है दोस्तों, मिसिंग नंबर का क्वेश्चन है 12, 20, 28। मैं लिख देता हूं ताकि मैं अच्छे से आपको समझा सकूं। ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, समय हमारे पास बहुत ज्यादा है। जब मॉक टेस्ट हम अटेम्प्ट करते हैं तो आप जल्दबाजी बहुत ज्यादा करते हो, वैसे पूरे दिन पढ़ते नहीं हो। ठीक है, 12, 20, 28, 21, 19, 21, 19 और ये प्रश्नवाचक नहीं है यहां पे, 31, 21 और 11 दोस्तों। ठीक है, तो सबसे पहले तो आप सभी का जोड़ देख लीजिए। 28 और 12 40 और 20 60। क्या यहां पे सबका योग 60 आएगा? 30, 20, 50, 60 और 3 63। यहां पे 63 है, यहां पे 60 है। 60, 61, 62 होना चाहिए, वो तो पैटर्न नहीं है। क्या ऐसे योग बराबर है? 2 नहीं, ऐसे भी योग बराबर नहीं है। तो फिर क्या पैटर्न है दोस्तों? तो जरा गौर से देखें दोस्तों। तो देखिए 28 और 12, 28 प्लस में 12 को करते हैं तो आएगा 40, और 40 का अगर आधा करते तो क्या 20 आएगा? बिल्कुल आएगा। इसी प्रकार 31 और 11, तो 31 प्लस में 11 बराबर होगा 42, का आधा करते तो क्या आएगा? 21। तो एक बात तो क्लियर है, किसका आधा रहा होगा? 38। ठीक है, 38 का आधा रहा होगा, यानी 38 का आधा करने पर 2 यानी 19 आया होगा। तो 38 किसका योग रहा होगा? 21 में कितना जोड़ें कि 38 आ जाएगा? तो 21 में आप जोड़िए 17। ठीक है, और यही सवाल का आंसर आएगा ऑप्शन डी। अगला सवाल क्या कह रहा है? 101 फिर 123 है, 101 है फिर 123 है, 147 है और 173 है। अगला नंबर आपसे पूछा गया है, तो आप सीधा सीधा आप अंतर निकालिए। कितने का अंतर है दोस्तों? 22 और 23। यहां पे कितने का अंतर है दोस्तों? 123 प्लस में 24 करेंगे तो 147 आएगा। 147 प्लस में आप 26 करेंगे तो 173 आएगा। अब आगे कितना जोड़ना पड़ेगा? 28, 28 जोड़ेंगे 8 3 11। ठीक है, 1 201, 201 इस सवाल का क्या हो जाएगा? आंसर आ जाएगा। ठीक है भाई, उम्मीद है समझ में आया होगा। कुछ नहीं है, प्लस 22 प्लस 24 प्लस 26 प्लस 28 का यहां पे पैटर्न लगा हुआ है। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले सवाल पर। अगला सवाल क्या कह रहा है दोस्तों? पारदर्शी कागज है। ठीक है, एक कागज इस प्रकार से है, ये ऐसे बना हुआ है। ठीक है, सॉरी थोड़ा टेढ़ा बन गया है, थोड़ा इसको और बड़ा कर लेते हैं आपको समझाने के लिए। और एक नीचे और है कटिंग। ठीक है, और यही पूरा है इसमें। तो जब आप इस कागज को इसके ऊपर मोड़ेंगे, इसको वापस इसमें कन्वर्ट करेंगे दोस्तों, तो ये यहां से जाएगा ऐसे। तो क्या ये ऐसे नहीं हो जाएगा? क्या ये ऐसे नहीं होगा? बिल्कुल। तो आपके पास जो फाइनल आकृति निकल के आएगी ना दोस्तों, वो ये निकल के आएगी ऐसे। ये ऐसे है और ये आपका ऐसे जाएगा यहां से। ठीक है, तो ऐसा किसमें दिया गया है दोस्तों? केवल ऑप्शन डी। तो यही साल का आंसर हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। फिर से क्लासिफिकेशन करना है, असंगत का चयन आपको करना है। तो क्वेश्चन में देखें तो आदमी कह रहा है कक्षा में। अच्छा, अंगूर है गुच्छे में मिलता है, बिल्कुल सही बात है। ठीक है, मधुमक्खी है झुंड में चलती है, बिल्कुल सही बात है। फूल है वो गुलदस्ते में मिलता है, बिल्कुल सही बात है। क्या कक्षा में आदमी मिलता है? नहीं। तो यहां पे अलग क्या जाएगा दोस्तों? आदमी और कक्षा, ये यहां पे क्या है? अलग है। अगला क्या है? पता लगाना, महसूस करना, अवलोकन करना, अज्ञान। तो यहां पे अलग क्या आ जाएगा दोस्तों? अज्ञान। क्यों? क्योंकि बाकी की सारी क्या है? मानसिक क्रियाएं हैं। किसी को महसूस करते हैं, पता लगाते हैं, अवलोकन करते हैं, सारी क्या है? मानसिक क्रियाएं हैं दोस्तों। जबकि अज्ञान है तो क्रिया ही नहीं है। जब कोई ज्ञान नहीं तो कोई क्रिया नहीं किया जा सकता। तो यहां पे अलग क्या जाएगा? अज्ञान दोस्तों। अगला कह रहा है कि 6 मित्र केंद्र की ओर मुंह करते हुए गोलाकार मेज के चारों ओर बैठे हैं। तो पहला काम आपको करना है, एक मेज बना लीजिए गोलाकार। ठीक है, और 6 स्थान बना लीजिए, 1 2 3 4 5 और
6 दोस्तों, बना लिया। अब देखिए दोस्तों, सबका मुंह अंदर की ओर है, तो जब मुंह इनका अंदर की ओर है तो यहां पे राइट का मतलब होगा राइट ऐसे एंटी क्लॉकवाइज। जब भी दाएं कहा जाएगा हम एंटी क्लॉकवाइज घूमेंगे, और जब भी बाएं कहा जाएगा हम क्लॉकवाइज घूमेंगे। बाएं ऐसे रहेगा, ऐसे घड़ी की दिशा में बायां, क्योंकि मैं ऐसे बैठा हूं तो ये मेरा क्या है, राइट है, और ये क्या है, लेफ्ट है। तो सेम वही आपको यहां पे अप्लाई करना है, ठीक है। और दिए गए डाटा के अकॉर्डिंग सवाल को सोल्व कर दीजिए। कह रहा है कि एस है वो टी के बाएं तीसरा है, तो पहले किसको बैठाएं, टी को, और पहले व्यक्ति को यहां बैठा दिया। एस इसके बाएं तीसरा है, तो इसका बायां तीसरा कौन सा, पहला दूसरा तीसरा। ऐसे करोगे तो गलत हो जाएगा, इसका स्थान आपको छोड़ना है। तो इसके बाएं तीसरा, इसका मतलब पहला दूसरा और तीसरा। यहां पे कौन बैठा है, एस बैठा है। इतनी बात क्लियर हो गई, इसको मैं रफ कर देता हूं। आगे क्या कह रहा है दोस्तों, आर टी और यू के बीच में नहीं बैठा है। आर जो है वो टी और यू के बीच में नहीं बैठा है, तो मैं नहीं पता यू कहां बैठा है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। एस है वो आर के ठीक बगल में नहीं है। एस जो है ना आर के ठीक बगल में नहीं है, तो मैं ये पता ही नहीं आर कहां बैठा है। आगे देखिए, क्यू टी के दाएं दूसरा है, तो क्यू है ना टी के दाएं, तो टी के दाएं पहला और दूसरा, यहां पे कौन सा है, क्यू। क्यू है वो टी के दाएं दूसरा है। क्लियर होगी बात। यू और क्यू के बीच में कौन बैठा है, तो एक बार फिर से रिपीट कर लेते हैं। आर देखो, सबसे पहले एस और टी के बाएं तीसरा है, कोई दिक्कत नहीं। आर जो है टी और यू के बीच में नहीं बैठा है। आर जो है ना, तो एक बात क्लियर है, यहां तो टी और क्यू है, टी और यू के बीच में, तो जाहिर सी बात है यू यहां पे आएगा। टी और यू के बीच में यहां पे आर नहीं है, तो आर कहां होगा, यहां पे। एक व्यक्ति बच गया, कौन, पी, वो यहां पे आ जाएगा। आगे देखिए क्या सेटिस्फाई कर रहा है, एस आर के ठीक बगल में नहीं है। एस है वो आर के बगल में नहीं है, एस आर के बगल में क्यू और टी है, ठीक है। कह रहा है कि यू और क्यू के बीच में कौन है, तो यू और क्यू के बीच में कौन बैठा है दोस्तों, एस। यही सवाल का आंसर, यानी ऑप्शन ए, ठीक है। अगला सवाल देख लीजिए। कह रहा है कि धातु, चांदी और सोना, तो आप सभी जानते हैं चांदी और सोना दोनों ही धातु हैं, लेकिन दोनों ही अलग अलग धातु हैं। तो ये डायग्राम आपका आंसर हो जाएगा, जैसा कि ऑप्शन बी में दिया गया है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है यहां पे सीरीज का 2 से 10 और फिर 84 है सीधा, और अगला नंबर आपसे पूछा है। अब आप यहां पे गौर कर रहे होंगे कि भाई 2 से 10 है, फिर 84 है, इसका मतलब संख्याएं लगातार बढ़ रही हैं, तो या तो मल्टीपल है या फिर स्क्वायर या क्यूब का यहां पे पैटर्न लगा हुआ है। 1 से कितना हुआ है दोस्तों, 2 से कितना हुआ है, 10, और फिर 84। 2 पंजे 10, लेकिन 10 से 80 करने के लिए 10 अंठे 80, लेकिन 4 कहां से आया, ये भी क्लियर नहीं है, ठीक है। अंतर देखिए, यहां पे 8 का अंतर है, यहां पे 74 का अंतर है, तो डिफरेंस में भी स्क्वायर क्यूब नहीं है। तो क्या करें, तो आप ये इस प्रकार से थोड़ा अलग देखिए। अगर मैं यहां पे पहले आप 10 को देखिए कैसे बन सकता है। 10 बन सकता है 3 का स्क्वायर प्लस में 1, भाई 3 तिया 9 प्लस में 1। अगर ये 3 का स्क्वायर है तो यहां पे 2 का स्क्वायर होना चाहिए। अच्छा 2 का नहीं है तो 1 का तो होना ही चाहिए। 1 का स्क्वायर प्लस में 1 करेंगे तो भी 2 आ जाएगा। अब देखिए 1 का स्क्वायर प्लस में 1 2, 3 का स्क्वायर प्लस में 1 बराबर 2, यानी 10 आ जाएगा। तो 1 3, अब यहां पे 84 के पास प्लस 1, अरे प्लस 1 प्लस 1 प्लस 1 होना चाहिए। तो आपने प्लस 1 किस में जोड़ा होगा, 83 में। तो क्या 83 किसी का स्क्वायर है, नहीं है, तो ये पैटर्न यहां पे लागू नहीं हो रहा। एज ए स्टूडेंट मैं आपको बता रहा हूं कैसे कैसे आप दिमाग लगा रहे होंगे। अच्छा दोस्तों 10 और कैसे बन सकता है, अगर मैं 2 का क्यूब करूं और प्लस में 2 करूं तो 2 का क्यूब कितना 8 और प्लस में 2 कितना 10। अच्छा यहां पे देखें, अगर मैं 3 का क्यूब करता हूं तो 27 ही आता है। मैं एक आगे बढ़ते हैं, 3 का मैं करता हूं यहां पे 4, 3 का 4 प्लस में 1, सॉरी 3 का 4 प्लस में 3, तो 3 का 4 81 होगा, प्लस में 3 84। देखो क्या है, 2 का क्यूब प्लस में 2, यहां पे क्या है 1 का स्क्वायर प्लस में 1, 2 का क्यूब प्लस में 2, 3 की 4, यानी नंबर भी बढ़ रहा है उसकी पावर भी बढ़ रही है। पैटर्न क्या है, पैटर्न ये है n1 प्लस में n,
यहां पे n स्क्वायर प्लस में n क्यूब प्लस में n, यानी जिस नंबर से क्रम में बढ़ते जा रहे हैं n+1 कर लो, +1 कर लो, ऐसे कर सकते हो। पैटर्न इस प्रकार से आप ऑब्जर्व कर सकते हो। ठीक है, तो यहां पे हम देखें, ये तो है ही नहीं, तो इसको कंफ्यूज करने के लिए नहीं बाहर कर देते हैं। इसका समझ में आ गई बात। एक था भाई, एक का स्क्वायर प्लस में एक किया 2 आएगा, फिर 2 का क्यूब किया, अगला नंबर 1 से अगला नंबर 2, पावर भी एक ज्यादा ली, संख्या भी वही जोड़ दी, फिर एक नंबर 3, 3 की पावर 4 ली, आगे क्या आएगी 4 की पावर 5 प्लस में 4, इतना आंसर है। तो 4 की पावर 5 कितना होगा, 16 गुणा 16 गुणा में 4, ये होगा 1024, और प्लस में 4 जोड़ेंगे तो कितना आएगा 1028। ये इस सवाल का आंसर आएगा, यानी ऑप्शन डी इस सवाल का आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला सवाल क्या कह रहा है, ए बी सी डी एफ जी 6 मित्र हैं, एक लंबी बेंच पर बैठे हुए हैं। तो मान लेते हैं ये बेंच ये है और ये ऐसे बैठे हुए हैं, 1 2 3, ठीक है, 4 5, ये इस प्रकार से 6 व्यक्ति यहां पे बैठे हुए हैं बेंच में, इधर मुंह करके। इधर मुंह करने का फायदा यह है कि जो आपका राइट है वो इनका राइट है, और जो आपका लेफ्ट है वो इनका लेफ्ट है। क्वेश्चन को अरेंज करने में आपको आसानी रहती है। क्या कह रहा है दोस्तों, ई और एफ मध्य में बैठे हैं। अब पता नहीं ई और एफ कहां बैठा है, जबकि ए और बी दोनों अंतिम छोरों पे है। या तो ए यहां होगा, या फिर ए यहां होगा, या फिर बी यहां, बी यहां, कल क्लियर नहीं है। देखो क्या कह रहा है, सी ए के ठीक बगल में बाईं ओर बैठा हुआ है। अगर आप एक को यहां बैठाते हो दोस्तों और सी यहां आता है, तो सी यहां पे ए के दाईं ओर है, जबकि क्वेश्चन के अकॉर्डिंग सी ए के बाईं ओर होना चाहिए, तो ये यहां पे गलत होगा। ए यहां पे आएगा, ए के ठीक बाईं ओर कौन बैठा है, सी बैठा है। तो ए यहां पे बैठा है, तो यहां पे कौन आएगा, बी। अच्छा, ई और एफ मध्य में बैठे हैं, तो या तो ई और एफ यहां पे आएगा, या फिर ई और एफ में से यहां पे आएगा। पूछा क्या है, बी के दाईं बगल में कौन बैठा है, तो एक व्यक्ति कौन बच गया, डी, और ये डी ही व्यक्ति डेफिनेटली बी के राइट साइड में आएगा, और यही सवाल आपसे पूछा गया है। तो आपका ऑप्शन ए इस सवाल का क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, आइए बढ़ते हैं जीके सेक्शन की ओर। उससे पहले मैं आपसे इतना कहना चाहूंगा, वीडियो को कर दीजिए लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए अगर आपने नहीं किया है तो, और बेल आइकन को प्रेस डेफिनेटली करें अगले मॉक टेस्ट का नोटिस आपको मोबाइल पर पाने के लिए। चलिए बढ़ते हैं जीके की ओर। आइए दोस्तों, जीके सेक्शन की ओर आगे बढ़ते हैं। तो पहला क्वेश्चन आपको स्क्रीन पर नजर आ रहा है, चार मीनार कहां स्थित है। तो आप सभी जानते हैं चार मीनार हैदराबाद में स्थित है, ऑप्शन बी सवाल का आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन परिसंचरण प्रणाली का हिस्सा नहीं है। तो दोस्तों, कोशिकाएं, धमनी, तिल्ली या सिराएं। तो दोस्तों आंसर आएगा ऑप्शन सी, तिल्ली यहां पे परिसंचरण का हिस्सा नहीं है। अगला क्वेश्चन है, सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री के लिए वर्ष 2018 के लिए राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार किसे दिया गया। तो दोस्तों 2018 का राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार दोस्तों श्रीदेवी को दिया गया था। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, भारत के निम्नलिखित इस्पात संयंत्रों में से कौन सा सार्वजनिक क्षेत्र के अंतर्गत नहीं आता है। ठीक है, तो दोस्तों इसका आंसर आएगा ऑप्शन डी, टिस्को इस्पात संयंत्र सार्वजनिक क्षेत्र के अंतर्गत नहीं आता है, जबकि भिलाई, राउरकेला और दुर्गापुर जो इस्पात स्टील संयंत्र हैं ये सार्वजनिक क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन है, भारत और पाक को खालिस्तान द्वारा विभाजित किया जाता है। तो आप सभी जानते हैं भारत और श्रीलंका एक दूसरे से पाक जल डमरू मध्य से अलग होते हैं। अगला क्वेश्चन दोस्तों, भारतीय रिजर्व बैंक के गवर्नर कौन थे जिन्होंने दिसंबर 2018 में अपना त्याग पत्र सौंप दिया था। ठीक है, तो दोस्तों आप सभी जानते हैं भारतीय रिजर्व बैंक के जो गवर्नर हैं वो ये तो तीनों प्रधानमंत्री हैं। तो आंसर क्या आएगा दोस्तों, ऑप्शन डी, उर्जित पटेल। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, किस पाकिस्तानी जनरल ने
वर्ष 1999 में अपने देश में सैन्य शासन स्थापित किया था? तो आप सभी जानते होंगे वर्ष 1999 में पाकिस्तान में सैन्य शासन स्थापित करने वाले परवेज मुशर्रफ थे दोस्तों। ठीक है, परवेज मुशर्रफ। अगला क्वेश्चन है, खालिस्तान ने 2006 में पाकिस्तान के विरुद्ध मैच के पहले ही ओवर में हैट्रिक ली थी और इस प्रकार वे ऐसा करने वाले पहले और आज तक एकमात्र गेंदबाज बने। तो दोस्तों पाकिस्तान के विरुद्ध 2006 में एक पहले ही ओवर में हैट्रिक, पहली ही 3 गेंदों पर हैट्रिक लेने वाले प्रथम और एकमात्र गेंदबाज इरफान पठान है दोस्तों। ऑप्शन डी इसका आंसर आएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन भारतीय शास्त्रीय संगीत की प्रख्यात गायिका हैं? तो दोस्तों भारतीय शास्त्रीय संगीत की प्रख्यात गायिका और कोई नहीं बल्कि सुब्बा मुदगल है। ऑप्शन ए। आगे बढ़ते अगले क्वेश्चन पर। 5 मार्च 1931 को संवैधानिक सुधारों की शर्तों पर बातचीत करने के लिए भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की ओर से मोहनदास करमचंद गांधी जी ने खालिस्तान के साथ उच्च स्तरीय आधिकारिक बैठक में भाग लिया। 5 मार्च 1931 को संवैधानिक सुधारों की शर्तों पर बातचीत करने के लिए भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की ओर से मोहनदास करमचंद गांधी जी ने लॉर्ड इरविन के साथ हाई लेवल कमेटी मीटिंग की दोस्तों। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, खरीफ फसलों खालिस्तान को मौसम की शुरुआत के साथ बोई जाने वाली फसलों के रूप में वर्णित किया जा सकता है। तो आप सभी जानते हैं खरीफ की जो फसल है वो वर्षा मौसम जैसे कंप्लीट होती है ये उगाई जाती है, बोई जाती है। तो इसका आंसर आएगा ऑप्शन बी, वर्षा ऋतु। अगला क्वेश्चन दोस्तों, नीली क्रांति का संबंध किससे है? तो नीली क्रांति का संबंध दोस्तों मत्स्य पालन से है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, बनारस हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की थी? तो बनारस हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना दोस्तों पंडित मदन मोहन मालवीय द्वारा की गई थी। ऑप्शन बी सवाल का आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, एजी एक महंगी, नर्म, सफेद, चमकदार धातु है जिसे आमतौर पर खालिस्तान के नाम से जाना जाता है। ठीक है, तो ये एजी किसके लिए है दोस्तों? ये चांदी के लिए है, सिल्वर। अगला क्वेश्चन दोस्तों, सोडियम हाइड्रोक्साइड का प्रयोग खालिस्तान के लिए नहीं किया जाता है। तो दोस्तों सोडियम हाइड्रोक्साइड का प्रयोग साबुन बनाने के लिए किया जाता है, अखबार बनाने में किया जाता है, धातुओं की चिकनाई हटाने के लिए किया जाता है, लेकिन सोडियम हाइड्रोक्साइड का प्रयोग अचार परिष्कृत करने के लिए नहीं किया जाता है। ऑप्शन सी सवाल का आंसर आएगा। अगला क्वेश्चन है, फरवरी 2019 को बीसीसीआई के कार्यवाहक अध्यक्ष कौन बने दोस्तों? तो कार्यवाहक अध्यक्ष का जो प्रभार है दोस्तों 2019 में सी के खन्ना ने संभाला था और वर्तमान में बीसीसीआई के अध्यक्ष दोस्तों सौरव गांगुली हैं। अगला क्वेश्चन है, सबसे बड़ा नदी द्वीप माजुली निम्नलिखित में से किस नदी में स्थित है? तो माजुली द्वीप दोस्तों असम में है, ब्रह्मपुत्र नदी पर। ऑप्शन सी सवाल का आंसर आएगा, जो कि विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप है। अगला क्वेश्चन है, 2020 में ओलंपिक खेल कहां आयोजित किए जाएंगे? तो दोस्तों ये 2020 में ना होकर पोस्टपोन कर दिए गए हैं, 2022 में होंगे। और कहां दोस्तों? टोक्यो, जापान में। अगला क्वेश्चन है, खालिस्तान मानव शरीर की सबसे बड़ी हड्डी है। तो आप सभी जानते हैं मानव शरीर की सबसे बड़ी हड्डी, सबसे बड़ी नहीं दोस्तों, सबसे छोटी हड्डी कान की हड्डी है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, किसी विशेष निर्णय या कानून को रोकने के लिए किसी व्यक्ति, पार्टी, राष्ट्र के अधिकार को क्या कहा जाता है? तो किसी विशेष निर्णय या कानून को रोकने के लिए किसी व्यक्ति, पार्टी या राष्ट्र के अधिकार को वीटो कहा जाता है। ऑप्शन ए सवाल का आंसर आएगा। और अगला क्वेश्चन है, भारत की पहली महिला
मुख्य चुनाव आयुक्त कौन थी? तो भारत की पहली महिला मुख्य चुनाव आयुक्त होने का जो गौरव है दोस्तों वो प्राप्त किया था रमा देवी ने, ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन है, पुस्तक द ओरिजिन ऑफ स्पीसीज के लेखक कौन थे? तो द ओरिजिन ऑफ स्पीसीज के लेखक दोस्तों चार्ल्स रॉबर्ट डार्विन थे, चार्ल्स डार्विन। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, कथकली की जड़ें किस राज्य से संबंधित हैं? यानी कथकली कहाँ का नृत्य है? तो कथकली दोस्तों केरल का है, जबकि कुचिपुड़ी आंध्र प्रदेश का है। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, अगस्त 1858 में ब्रिटिश संसद ने एक अधिनियम पारित किया था। अगस्त 1858 में ब्रिटिश संसद ने अधिनियम पारित किया था जिसने कंपनी के शासन को समाप्त कर दिया। इसे कौन सा अधिनियम या एक्ट कहा जाता है? तो 1858 के एक्ट को दोस्तों भारत सरकार अधिनियम कहा जाता है। भारत सरकार अधिनियम 1935 में भी आया था और भारत सरकार अधिनियम 1858 के अगस्त महीने में आया था, जिसने कंपनी के शासन को समाप्त कर दिया था। और दोस्तों जीके का आखिरी क्वेश्चन है, भारतीय रेगिस्तान खालिस्तान पश्चिमी क्षेत्र में स्थित है। तो भारतीय जो रेगिस्तान है दोस्तों अरावली की पहाड़ियां पश्चिमी क्षेत्र में स्थित हैं। ठीक है। यानी कि अरावली की पहाड़ियां रेगिस्तान में पश्चिम दिशा की ओर अवस्थित है, जो कि समानांतर हैं। ठीक है। आइए आगे बढ़ते हैं मैथ सेक्शन की ओर। आइए दोस्तों मैथ सेक्शन की ओर आगे बढ़ते हैं। तो पहला क्वेश्चन आपको स्क्रीन पर नजर आ रहा है, कह रहा है कि x और y का जो अनुपात है वो 6:5 है। ठीक है। x रेशो y का जो रेशो दे रखा है वो है 6:5 दोस्तों। आगे z और y का दे रखा है, तो मैं इसको y रेशो z लिख लेता हूं। क्या दे रखा है दोस्तों 9:25 है, तो ये 25 में हो जाएगा। आपसे पूछा क्या है दोस्तों x और z का रेशो पूछा है, तो x के लिए इनका गुणा कर दो 150। ठीक है। और z के लिए इनका गुणा कर दो 45। ठीक है। 9 पंजे 45, 9 से तो कटेगा नहीं, 5 निम। ठीक है। और 30 तो आएगा 10:3। 10:3 इन सवाल का क्या जाएगा आंसर, ऑप्शन ए। अगला सवाल क्या कह रहा है दोस्तों 35, 39, 41, 46, 27 और x, इन सब का जो औसत है वो 38 है। ठीक है दोस्तों। तो आप देखिए 38 से कितना कम है, -3 है। ये कितना ज्यादा है, 1 ज्यादा है। ये कितना ज्यादा है, +3 है। ये कितना ज्यादा है, 8 ज्यादा है। ये -11 कम है दोस्तों। ठीक है। तो ये कितना होना चाहिए? तो देखिए दोस्तों 3 से 3 तो कट गया, ये 8 और 1 9, प्लस का 9 है और माइनस का 11 है, तो कितना आएगा दोस्तों -2। ठीक है। लेकिन यहां पे इन सब का जो रिफरेंस है वो हमेशा कितना होना चाहिए, 0 होना चाहिए। तो अगर ये -2 है तो x कितना होगा, +2 होगा, तभी ये 2 से 2 कटेगा, यानी इनका जो अंतर है वो 0 होना चाहिए, क्योंकि सभी का औसत कितना है 38 है। यानी ये संख्या भी 38 होनी चाहिए, ये भी 38, ये भी 38। तो हमने क्या कर दिया, इनका जो अंतर था एक्स्ट्रा वो निकाल दिया, ये -2 आया, तो ये संख्या इसका मतलब औसत से 2 ज्यादा होनी चाहिए। तो सवाल का आंसर कितना आएगा 40। ठीक है। डायरेक्ट करने का तरीका है ये, आप जोड़ेंगे फिर x का मान निकालेंगे, ऐसा नहीं करना, डायरेक्ट कीजिए। ठीक है। आगे बढ़ते हैं अगले सवाल पर। तो अगला सवाल देखिए क्या कह रहा है, स्क्रीन पर आपको नजर आ रहा है सवाल। ठीक है। कह रहा है कि नीचे दिए गए रेखा चित्र में 5 लगातार वर्षों y1 से y5 के लिए एक देश के लिए निर्यात की तुलना में आयात का अनुपात दे रखा है। यदि वर्ष y5 के लिए आयात 76,000 करोड़ रुपए है, तो y5 के लिए निर्यात क्या रहेगा दोस्तों? यानी आयात और निर्यात दे रखा है, आयात और निर्यात। ठीक है। तो आपको क्या दे रखा है दोस्तों, ईयर 5 में 0.95, तो इसको 95/100 लिख सकता हूं, आयात और निर्यात। ठीक है। अब देखिए दोस्तों क्या कह रहा है दोस्तों आपसे, आयात 95 का मान 76,000 है, तो इसका मान कितना आएगा दोस्तों? ठीक है। तो इसका मान आप निकाल देंगे, आंसर निकाल देंगे। कितनी बार कटेगा दोस्तों ये देख सकते हैं, 6 पंजे 30, 7, 8 बार करेगा। ये गुणा में 8 है, तो ये भी आप गुणा में 8 हो जाएगा 80,000 दोस्तों। ठीक है। तो 80,000 इस सवाल का क्या जाएगा आंसर, ऑप्शन सी। ठीक है। अगला सवाल क्या कह रहा है
पीयूष 8 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से दौड़ रहा है, लेकिन वह प्रत्येक तीसरे किलोमीटर के अंत में आराम करने के लिए 5 मिनट रुक रहा है। 56 किलोमीटर की दूरी तय करने के लिए पीयूष को कितना समय लगेगा? तो दोस्तों अगर एक बात बताइए, डिस्टेंस कितनी है? 56 किलोमीटर, स्पीड कितनी है? 8 किलोमीटर पर आवर, तो टाइम कितना लगना चाहिए? 7 घंटे लगने चाहिए। सीधी सीधी बात है। लेकिन वो कर क्या रहा है, यहां से चला और 3 किलोमीटर चला फिर आराम किया, फिर यहां से 3 किलोमीटर चला फिर आराम किया। यानी आप ये बताइए 54 किलोमीटर जाने में वह आराम कितनी बार करेगा? तो 56 बार, तो 56 को 3 से भाग जाएंगे तो 3 एक कम 3 और 3 18 बार वो आराम करेगा, 18 बार आराम करेगा। प्रत्येक आराम पर वह 5 मिनट का टाइम ले रहा है, तो 18 बार रुकने में कितना टाइम लेगा? 90 मिनट, यानी कि 1.5 घंटा एक्स्ट्रा लेगा। तो 7 प्लस में 1 आवर 30 मिनट और ऐड कर देंगे तो आएगा 8 घंटा और 30 मिनट, यानी 8.5 घंटे का टाइम वो लेगा। ऑप्शन सी सवाल का आंसर हो जाएगा। ठीक है, उम्मीद है आपको समझ में आ रहा होगा। और दोस्तों पूरे मॉक टेस्ट को अटेम्प्ट करना है और आखिरी में कमेंट करके बताना है कि आपने स्कोर कितना किया है। इसलिए प्रत्येक सवाल को ध्यान से देखिए कि आप इस सवाल को कर भी पाते या नहीं कर पाते। ज्यादा डाउट है तो वीडियो को पॉज कीजिए, पहले खुद सोल्व कीजिए, फिर चेक कीजिए कि वास्तव में आप कर पा रहे हैं या नहीं कर पा रहे। कई बार ऐसा लगता है कि हाँ मैं कर लूंगा, लेकिन जब करने बैठते हैं तो सवाल वही नहीं आता है। इसलिए कंफर्म करके चलिए कि ये सवाल मैं कर लूंगा या नहीं कर लूंगा। नहीं आ रहा है कोई बात नहीं, हम समझा रहे हैं, लेकिन आपको पहले अपनी सच्चाई है उसको चेक करना चाहिए कि वास्तव में मैं ये सवाल कर सकता हूं या नहीं कर सकता हूं, अगर ये एग्जाम में आता है तो। अगला सवाल, रवि, मनीष और नवीन। एक है रवि भाई, कह रहा है कि क्रम से किसी काम को 30 दिन, ये रवि 30 दिन में कर सकता है। मनीष इसी काम को 15 दिन में कर सकता है और नवीन इसी काम को 10 दिन में कर सकता है। टोटल वर्क कितना है दोस्तों? 30, 15 और 10 का एलसीएम लेंगे 30 आएगा। टोटल काम कितना है? कार्य 30 है। क्षमता देखें तो 1, 2 और 3। ठीक है, अब देखिए कार्य यहां से शुरू हुआ, यहां पे खत्म हुआ। क्या कह रहा है दोस्तों? ये मिलकर कार्य प्रारंभ करते हैं, परंतु रवि कार्य शुरू होने के 2 दिन बाद काम छोड़ के चला जाता है। यानी 2 दिन तक तीनों ने काम किया। रवि के लिए मैं आर प्रयोग करता हूं, मनीष के लिए एम और नवीन के लिए एन। 2 दिन तक काम किया। एक दिन में तीनों मिलकर 3, 2, 5 और 1 6 काम कर सकते हैं। 2 दिन में कितना काम किया? 12। ठीक है, तथा मनीष और 3 दिन के बाद काम छोड़कर चला गया। यानी कि यहां से कौन आउट हो चुका है? रवि। अब बच गया मनीष और नवीन। इन्होंने अगले 3 दिन और काम किया, तो ये मनीष और नवीन ये दोनों मिलकर 3 दिन में कितना काम कर सकते हैं? एक दिन में 5 काम, तो 3 दिन में 15 काम। 15 और 12 27। ठीक है, काम कितना बच गया? 3। यहां से कौन चला गया? मनीष चला गया। तो नवीन ने 3 काम कितने दिन में किए होंगे? 3 दिन में किए होंगे, क्योंकि वो एक दिन में एक ही काम कर सकता है। नवीन है यहां पे, तो नवीन बचा है ना, तो नवीन एक दिन में 3 काम कर सकता, तो एक ही दिन इसको लगेगा। सवाल क्या पूछा है? शेष काम को नवीन कितने दिन? एक दिन में पूरा कर देगा। ठीक है, ऑप्शन बी इस सवाल का आंसर होगा। ठीक है, उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। बिल्कुल सिंपल सवाल था, मैंने डिटेल में आपको बता दिया है। अगला सवाल क्या कह रहा है दोस्तों? बारंबारता का क्वेश्चन है ये, स्टैटिस्टिक्स जिसको हम कहते हैं, सांख्यिकी। कह रहा है कि नीचे दिए गए आंकड़े उन व्यक्तियों की संख्या को दर्शाते हैं जिन्होंने एक निश्चित राशि की बचत की। एक तरफ आपको राशि दे रखी हुई, 5 रुपए बचत करने वाले व्यक्तियों की संख्या 1 है, 15 रुपए बचत करने वाली व्यक्तियों की संख्या 3 है। यानी 3 व्यक्ति ऐसे हैं जो 15 रुपए की बचत करते हैं। बात आ रही समझ में? 4 व्यक्ति ऐसे हैं जो 20 रुपए बचत करते हैं। अच्छा, पूछा क्या है? दिए गए आंकड़ों का माध्यक क्या होगा? माध्य नहीं, माध्यक, मीडियन कैसे निकालते हैं? जैसे मान लीजिए कोई संख्या आपके पास ऐसे है 2, 7, 4, 6, 5, 3, इनका आपसे माध्यक पूछा जाए तो कैसे करेंगे दोस्तों?
पहले इनको बढ़ते क्रम में लिखिए, ठीक है, आरोही क्रम में लिखिए। तो सबसे पहले आरोही क्रम में 2 आएगा, फिर 3, 4, 5 और 6, ठीक है, और फिर 7 आ जाएगा दोस्तों, ठीक है। आगे अब देखिए टोटल पद कितने हैं, 3 और 3 6, 6 का आधा कीजिए कितना आएगा 3। तो सबसे पहले तीसरे पद और तीसरे और चौथे को देखिए, 5 और 4, 9 का आधा कर दीजिए 4.5, इनका माध्य कितना आ जाएगा 4.5 आ जाएगा। एक होता है मीडियम माध्य जिसको हम औसत कहते हैं। तो औसत कैसे निकालते हैं, सबका योग बटे में टोटल संख्या कितने नंबर है, एक तो वो तरीका है, वो अलग है। यहां पे माध्यक पूछा है मेडियन, ठीक है दोस्तों, मेडियन पूछा है। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले इसको आरोही क्रम में लिखेंगे और फिर यहां पे पदों के अनुसार इसको सोल्व करते हैं। तो ठीक उसी प्रकार से इसको सोल्व करेंगे। तो यहां पे मैं एक बार थोड़ा सा आपको डिटेल में बताना चाहूंगा। देखो 5 रुपए की बचत करने वाले कितने हैं, 1, तो यहां पे 5 लिखिए, 1 है तो 1 लिखिए। 15 रुपए वाले 3 है तो 15 15 15, ठीक है। फिर 20 के 4 हैं तो 20 20 20 और 20। फिर क्या कह रहा है, 25 के 2 हैं तो 25 और 25, ऑलरेडी ये आरोही क्रम में है। फिर 30 का 1 है, 35 का 1 है और 40 के 2 हैं, यही है। अब इनका माध्यक आपसे पूछा गया है, तो मैंने क्या बताया, सबसे पहले टोटल देखे कितने, 4 8 12 और 2 14, 14 का आधा कीजिए 7, 7वां पद देखे क्या है, तो 4 3 7, ये आधा, 7वें और 8वें को जोड़ेंगे 40 भाग में 2 कितना आएगा 20। तो इस सवाल का आंसर कितना आएगा 20। डिटेल से बता दिया, डायरेक्ट भी कर सकते थे, ठीक है। एक होता है बहुलक कि कौन सा लेटर बार बार प्रयोग हुआ है, एक होता है माध्यक जिसको हम एवरेज भी कहते हैं, माध्य एवरेज कहते हैं मीडियम, और एक होता है मेडियन, ठीक है, माध्यक। अगला सवाल देखिए, यदि मनोज 486 रुपए में 324 टॉफियां खरीदता है तो 50% लाभ कमाने के लिए उसे 90 रुपए में कितनी टॉफियां बेचनी पड़ेंगी। तो एक बात बताइए, क्रय मूल्य कितना है 486, तो एसपी कितना रहेगा, 486 पर वह 50% का लाभ प्राप्त करना चाहता है। तो 25 चौक 100 और 25 × 75, 25 × 150, 2 से कटेंगे, 2 दूनी 4, 2 तिया 6, तो 2 दूनी 4, 243, 3 तिया 9, यानी 729, उसे 729 रुपए में बेचनी पड़ेंगी 324 टॉफियां। 1 रुपए में कितनी टॉफियां बेचेंगी, 324 बटे 729, वह बेचना चाहता है मात्र 90 रुपए की। तो 90 रुपए की कितनी टॉफियां कैलकुलेट करेंगे दोस्तों, तो यहां पे आएगा 40 टॉफियां, 9 से काटेंगे ना, इसको काट लेंगे तो आ जाएगा 40 टॉफियां, ठीक है। उम्मीद है आपको समझ में आया होगा, नहीं समझ में आया, 9 से काटेंगे 10 बार, ये आएगा 81, और 81 गुणा में 4 करेंगे तो 10 गुणा में 4 बराबर कितना आएगा 40, ठीक है। तो 90 रुपए में से 40 टॉफियां बेचनी पड़ेंगी 50% लाभ कमाने के लिए। आप ये ऐसे भी कर सकते थे भी 324 टॉफियों का क्रय मूल्य इतना है, एक का इतना, विक्रय मूल्य निकाल दो, फिर 90 का निकाल दो, बात एक ही है। अगला कह रहा है कि ए है वो 20 से 25% कम है। ए जो है वो 20 से 25% कम है। अगर 20 मान लीजिए 100 है तो ए 25 कम है कितना दोस्तों 75, रेशियो कितना आएगा 3:4 आ जाएगा। रख दीजिए, सवाल पूछा है 2b - a/a, तो 2b कितना आएगा 8 - a कितना है 3, और बटे भी a है 3, तो 5/3 क्या सवाल का आंसर हो जाएगा, बिल्कुल हो जाएगा। तो यही इस सवाल का आंसर होगा, ठीक है। अगला सवाल देखिए क्या कह रहा है, एक वर्ग और वृत्त का जो परिमाप है समान है। एक बात बताइए, वर्ग और वृत्त का परिमाप क्या समान हो सकता है, नहीं, क्योंकि वर्ग का परिमाप होता है 4a और वृत्त की होती है परिधि, उसे ही हम परिमाप कहते हैं, तो ये होती है 2πr। क्लियर होगी। अच्छा जी, आगे क्षेत्रफल की बात हुई है, तो इसका जो क्षेत्रफल होता है ये क्या है, परिमाप, ठीक है, बराबर दे रखा है। अच्छा, क्षेत्रफल क्या है दोस्तों, a², इधर होता है πr²। इतनी बात क्लियर है। दे क्या रखा है आपको, वर्त का क्षेत्रफल दे रखा है,
इसका मान दे रखा है कितना दोस्तों, 2464। तो आर स्क्वायर निकाल लें, 2464 बटे 22 गुणा में 7, इतना ही आएगा। 22 से काटें जरा इस यहां पे, तो 22 से कम 22 बचेगा 2, 22 से कम 22, 22 दूनी 44, तो 16 7 112, 16 गुणा में 7 गुणा में 7 है कि नहीं है। तो आर का मान आएगा 4 और गुणा में 7 यानी 28। आर कितना आ जाएगा, 28। ठीक है, अब आपको क्या निकालना पड़ेगी, वर्ग पूछा क्या है, वर्ग का क्षेत्रफल। तो वर्ग का क्षेत्रफल निकालने के लिए आपको वर्ग की भुजा पता होनी चाहिए। तो ये क्या है, त्रिज्या आई है, तो पहले वर्ग का परिमाप तो निकालिए। ठीक है, तो यहां पे आप देखें आर आपने निकाल लिया 28, तो 2 पाई आर, 2 पाई आर बराबर 2 गुणा में 22 बटे 7 गुणा में 28 आएगा। ठीक है, यहां से काटेंगे 4, नहीं तो आप ऐसा करिए मत, आप डायरेक्ट कर लीजिए इसको। ठीक है, आपके पास त्रिज्या आ चुकी है। ठीक है, त्रिज्या यहां पे आ चुकी है, इसका परिमाप और इसकी परिधि बराबर है। ठीक है, तो देखिए 4a बराबर 2 गुणा में 22 बटे 7, पाई की जगह 22 बटे 7, आर की जगह कितना है दोस्तों 28। अब आप एक का मान यहां से निकालेंगे, तो 4 कहां चला जाएगा, बटे में चला जाएगा, 4 7 28, ये कट जाएगा, 22 दूनी 44, यानी वर्ग की भुजा कितनी आ जाएगी, 44 आ जाएगी। और वर्ग का एरिया होता है ए स्क्वायर, तो 44 का आपको स्क्वायर निकालना है। तो जाहिर सी बात है 4 का स्क्वायर 16, आखिरी में 6 रहा होगा। 50 से कम है, कितना कम है, 6, 6 का स्क्वायर 36। ठीक है, 50 में से 6 ही घटा दीजिए, कितना आएगा, 44 आधा 22। ठीक है, तो यहां पे आएगा आपका 44 का आपको स्क्वायर निकालना, तो आप ऐसे भी कर सकते हो यार। 100 ये 50 के पास है, कितना कम है, 6 कम है, तो 6 का स्क्वायर 36, 3 बचेगा, 3 इधर आ जाएगा। आगे 44 में 6 घटाएंगे, 14 में 6 गई 8, 38। ठीक है, तो 21 16 इसका आंसर आना चाहिए। ठीक है, 14 में 6 गई 8, 38 भाग में 2, तो 19 और 3 इधर जाएगा। ठीक है, 21 16 सेंटीमीटर स्क्वायर इसका आंसर आ जाएगा, ऑप्शन सी। ठीक है, यानी 44 का स्क्वायर आपको निकालना है, किसी भी तरीके से आप निकाल सकते हो। 50 माइनस 6 का स्क्वायर कर लो, डायरेक्ट कर लीजिए। 44 50 के नजदीक है, कितना कम है, 6, 6 का स्क्वायर 36, 44 में 6 घटाएंगे 38, 38 को भाग दीजिए 2 से, ये बचेगा 19, 19 36, सॉरी 19 36 आएगा भाई, 19 36, ऑप्शन बी 19 36 सेंटीमीटर स्क्वायर, ऑप्शन बी ही इस सवाल का क्या होगा, आंसर होगा। ठीक है, 19 36। आगे बढ़ते हैं अगले सवाल पर। क्या कह रहा है दोस्तों, कह रहा है कि पुनीत है वो 60 किलोमीटर प्रति घंटे गति से दफ्तर में जाता है और 90 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से वापस आता है। पूरी यात्रा के दौरान पुनीत की औसत गति क्या है, मीटर पर सेकंड में। तो सबसे पहले हम किलोमीटर पर आवर में ही औसत स्पीड निकाल लेते हैं, तो होती है भाई 2ab अपॉन a प्लस b, ये औसत स्पीड होती है। तो 2 गुणा में 60 गुणा में 90 बटे दोनों का जोड़ करेंगे 150, 0 से 0 कैंसिल, 5 15 और 5 एकम 5 18 पंजे 3 दूनी 6, यह आएगी 72 किलोमीटर पर आवर। मीटर पर सेकंड में बदलने के लिए इसको 5/18 से गुणा करेंगे, तो 18 चौक 72, यानी 20 मीटर पर सेकंड इसका आंसर आ जाएगा, ऑप्शन सी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं अगले सवाल पर। तो अगला सवाल आपको स्क्रीन पर नजर आ रहा है, गौर फरमाइए और देखिए कि क्या ये सवाल आएगा आपको। एक लंबवर्तीय बेलन है, उसकी ऊंचाई 16 सेंटीमीटर है। ठीक है भाई, एक लंबवर्तीय बेलन है, इस प्रकार का बेलन है और इसकी हाइट जो है वो कितनी है, 16 सेंटीमीटर है। अच्छा, ये व्यास है, ये 3.5 सेंटीमीटर है। पूछा है बेलन का आयतन क्या होगा।
ठीक है। तो बेलन का जो आयतन होता है वो होता है पाई आर स्क्वायर एच, ठीक है। तो रख दीजिए 22/7 गुणा में, अब ये व्यास है तो त्रिज्या निकालने के लिए इसका आधा कर देंगे, यानी 3.5/2, 3.5/2 और h कितना है 16। तो एक बात बताइए, पॉइंट हटाएंगे क्या 0 0 नहीं आ जाएगा, यहाँ पे 0 आएगा। काट दीजिए, 5 7 20, 5 चौक 20, 5 7 20, 5 चौक 20, 4 चौक 16 कट जाएगा, 7 से 7 कट जाएगा, 22 7 154 सेंटीमीटर क्यूब, यानी 154 क्यूब सेंटीमीटर, ठीक है। इसका आंसर आ जाएगा। आगे बढ़ते हैं अगले सवाल पर। कह रहा है कि 10,640 रुपए की एक राशि 5% की साधारण ब्याज दर से x वर्षों में 3724 रुपए ब्याज अर्जित करती है, तो x का मान निकालिए, यानी यहां पे वर्ष निकालना है, टाइम। तो दोस्तों टाइम निकालने का डायरेक्ट सूत्र से कीजिए इसको, SI इंटू 100 अपॉन प्रिंसिपल इंटू रेट, ठीक है। तो भाई 3724 गुणा में 100 बटे प्रिंसिपल कितना है 10,640, रेट कितनी है 5, ये 5 से कटेगा 20 बार, 0 से 0 कट जाएगा, 2 से 5 2, ठीक है, ये 7 बार कट जाएगा, तो 7 वर्ष, ठीक है। अगला सवाल देख लीजिए, यही समझा देता हूं। कह रहा है कि ए अकेले कुर्सी को 40 दिन में बना सकता है, ए बना सकता है कितने दिन में दोस्तों 40 दिन में कुर्सी बना सकता है, बी है वही कुर्सी 24 दिन में बना सकता है। तो एक बात बताइए, टोटल कुर्सियां कितनी है, तो 40 और 24 का एलसीएम लेंगे, कितना आएगा 120। मान लीजिए टोटल कुर्सियां 120 बनानी है, ए जो है 120 कुर्सियां 40 दिन में बना सकता है, तो एक की जो क्षमता है वो कितनी आ जाएगी 3 कुर्सी प्रतिदिन की। इसी प्रकार बी की 40 120, 24 5 120, बी की आ जाएगी 5, ठीक है। अब क्या कह रहा है, ए और बी बारी बारी से काम करते हैं, एक दिन ए आता है फिर बी आता है, यानी 2 दिन में कुल मिलाकर 8 काम हो पा रहे हैं, 2 दिन में काम हो पा रहे हैं कितने दोस्तों 8 काम, करने कितने हैं टोटल 120। तो एक बात बताइए 8 का कितना गुणा 120 है, तो आप कहेंगे सर 8 15 × 120, तो इधर भी 15 गुणा कर दो, यानी ये टोटल काम आपका 30 दिनों में हो जाएगा। तो यहां पे समय निकालना है तो 30 दिन यहां पे आंसर आ जाएगा दोस्तों, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले सवाल पर। तो दोस्तों वीडियो अगर पसंद आ रहा है, मॉक टेस्ट आपको समझ में आ रहा है, पसंद आ रहा है, अच्छा लग रहा है, तो वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ठीक है भाई। इतना धमाकेदार कंटेंट केवल होम ट्यूशन आपको प्रोवाइड करवा रहा है CISF स्पेशल, ठीक है। तो इतना तो फर्ज आपका बनता है कि लाइक करें। कह रहा है कि 6 संख्याएं हैं N1 N2 N3 N4 N5 और N6 का औसत कितना है A है। प्रत्येक संख्या में से 5 घटा दिया जाएगा तो नया औसत भी क्या होगा दोस्तों, जब संख्या में प्रत्येक संख्या में 5 घटा दिया तो औसत में से भी 5 घट जाएगा, तो A-5 इस सवाल का आंसर होगा, ठीक है। अगला सवाल, यदि एक वस्तु का क्रय मूल्य उस वस्तु के विक्रय मूल्य से 30% कम है, CP जो है SP से 30% कम है, यानी अगर SP 100 है तो CP कितना है दोस्तों 30% कम, यानी 70 रुपए। कह रहा है कि प्रॉफिट प्रतिशत कितना होगा, तो भाई 70 रुपए की चीज 100 में बेचेगी, कितने का लाभ 30, कितने पर 70 पर, तो 3/7 का मतलब है 42.86%, ऑप्शन डी। अच्छा अगला सवाल क्या कह रहा है, नीचे दिए गए रेखा चित्र 5 लगातार वर्षों, यही सवाल जो हमने पहले किया था आयात और निर्यात वाला, ठीक है, निम्न में से कौन सा कथन सत्य है। कह रहा है कि दिए गए 5 वर्षों के लिए वर्ष Y3 के लिए आयात अधिकतम है, नहीं। दिए गए 5 वर्षों के लिए Y1 के लिए आयात न्यूनतम है, नहीं। यानी जो बातें इनमें कही गई हैं ऊपरी 3 कथन में A B C, क्या इनका हम आंसर दे सकते हैं, नहीं। क्यों, क्योंकि हमारे पास ना तो ये दे रखा कि कुल कितना आयात है, कुल कितना निर्यात है, और ना ही ये दे रखा कि कौन से वर्ष में कितना आयात हुआ और कितना निर्यात हुआ, यानी यहां पे कोई डाटा ही हमारे पास नहीं है। तो इस सवाल का जो आंसर आएगा ऑप्शन डी, क्या भाई आंकड़े अधूरे हैं या आंकड़े अपर्याप्त हैं,
बात आ गई समझ में? तो ऑप्शन डी इस सवाल का क्या होगा? आंसर होगा। अगला सवाल देख लीजिए, कह रहा है कि दो संख्याओं का जो एलसीएम है वो 60 है और एचसीएफ कितना है? 4 है। यदि उन संख्याओं का योग 32 है। अब आप इसको एक्स से कर लीजिए। मान लेते हैं एक संख्या, अगर मान लीजिए एक संख्या x है तो दूसरी क्या होगी दोस्तों? 32 माइनस एक्स होगी। दोनों का योग x 32 है ना, एक x है तो दूसरी 32 माइनस एक्स होगी। कह रहा है कि दोनों ही संख्याओं का जो अब सूत्र क्या होता है? पहली संख्या गुणा में दूसरी संख्या बराबर होता है एलसीएम इंटू एचसीएफ। ये आपने पढ़ रखा होगा, कर दीजिए। x इंटू एक्स माइनस एक्स इंटू 32 माइनस कर दे, यहां पे 60 और माइनस 4 कर लो। एक तो ये तरीका इसको सोल्व करने का, एक्स स्क्वायर करेंगे फिर 32 करेंगे, इस प्रकार से करेंगे। दूसरा तरीका क्या है दोस्तों? इसको डायरेक्ट आप ऑप्शन से ऑब्जर्व कीजिए। ऐसी संख्याएं जिनका गुणा आप मोटे तौर पे समझिए, जिनका एलसीएम 60 हो और एचसीएफ 4 हो और इनका योग 32 हो। ऑब्जर्व कर सकते हैं क्या? 20 और 12, क्या 20 और 12 आपके दिमाग में आ रहा है? 20 और 12 का योग कितना है? 32। 20 और 12 का योग कितना है? 32। इनका एलसीएम कितना आएगा? क्या 60 नहीं आएगा? डेफिनेटली आएगा। एलसीएम कितना है? 60। और इनका एचसीएफ, ये दोनों ही संख्याएं 4 से ही डिवाइड होंगी तो इनका एचसीएफ 4 आएगा। तो अंतर पूछा है 8। ठीक है, यानी ऑप्शन उठा के देख लीजिए। एक संख्या अगर 20 है तो दूसरी संख्या क्या होगी? 12 होगी। अंतर पूछा है 8। ठीक है, डायरेक्ट ऑब्जर्व कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं अगले सवाल पर। तो अगला सवाल ये आपका सिंप्लीफिकेशन का है, बोडोमास का प्रयोग करेंगे, सोल्व कर देंगे। ठीक है भाई, तो देखिए दे क्या रखा आपको? 4 भाग में 2 प्लस में 2 माइनस 1/2 गुणा में 1/4। तो इसको देखिए 4/2 करेंगे तो 2 आएगा, 2 प्लस में 2 4, 4 माइनस 1/8 तो 8 चौक 32 माइनस 1 31/8 आ जाएगा। ये तो नीचे वाला 8 माइनस 3 भाग में 1/4 है और प्लस में 6 है। तो पहले भाग सोल्व करेंगे तो 4 ऊपर आ जाएगा, 3 गुणा में 4 12 12, तो 8 माइनस 12 प्लस में 6, तो 8 से 14 माइनस 2/2 आएगा, तो गुणा में क्या हो जाएगा? 1/2 हो जाएगा। सोल्व करेंगे 31/16 इस सवाल का आंसर। ठीक है, बोडोमास का प्रयोग कर दीजिए, सवाल को सोल्व कर दीजिए। अगला सवाल है वो भी सेम इसी पैटर्न पे है, सेम सवाल है दोस्तों। ठीक है, देखिए क्या कह रहा है। 6 से 1/2 है, प्लस में 80 है, फिर भाग में 40 है। तो भाई 6 से 2/1 का मतलब है 1/2 का मतलब 6 दूनी 12 13/2 प्लस में 80 भाग में 40 है, माइनस में 30/7 है, का मतलब गुणा, और ब्रैकेट में 5 माइनस 1/3 है। तो पहले आप इसको सोल्व कर दीजिए। 3 पंजे 15 माइनस 1 14/3, ये तो आएगी 14/3। तो 7 दूनी 14, 3 10, 10 2 20 आएगा। ये तो यहां पे सोल्व करेंगे 40 दूनी 80, 2 दूनी 4, 17/2 माइनस का यहां पे 20, तो 40 एलसीएम लेंगे ना 2, तो 40 माइनस 17 माइनस का 23/2 इस सवाल का आंसर हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन बी सवाल का आंसर। ठीक है, अगला सवाल देखिए, ये बारंबारता का क्वेश्चन है, यानी सांख्यिकी का। क्या कह रहा है दोस्तों? कह रहा है कि नीचे दिए गए एक बार चार्ट में 7 विभिन्न प्रकार की मिठाइयां हैं, S1 से लेके S7 तक की, में उपयोग हुई चीनी की मात्रा को मिठाई के कुल वजन के प्रतिशत के रूप में दर्शाया गया है। यानी मान लीजिए चीनी 100 किलोग्राम यूज हुई है या मिठाई 100 किलोग्राम की, तो उसकी कितनी प्रतिशत हमने चीनी यूज की है, ये यहां पे दर्शाया गया है। क्या दे रखा है? मिठाई S3 का कुल वजन, S3 का जो टोटल वजन है वो है 450 kg। तो आप ये देखिए S3 में चीनी का प्रतिशत कितना है दोस्तों? तो आपको क्लियर नजर आ रहा है 16%। तो कुछ नहीं करना, चीनी की मात्रा आपको निकालनी है। यहाँ पे चीनी की मात्रा कैसे आएगी? अरे 450 का 16% निकालना है, निकाल दीजिए। 16 पंजे 80 और 16 चौक 64 और 8 72, तो 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा, तो 72 किलो। ठीक है, 72 किलो। ठीक है, ऑप्शन बी सवाल का आंसर।
ठीक है भाई, आगे बढ़ते हैं अगले सवाल पर। अगला सवाल क्या कह रहा है? कह रहा है कि एक राशि चक्रवृद्धि ब्याज पर 4 वर्षों में 6 गुना हो जाती है, यानी राशि 1 से 6 होने में कितने वर्ष का समय लेती है दोस्तों? 4 वर्ष का। अगले 4 वर्ष में फिर से कितनी हो जाएगी दोस्तों? फिर से 6 गुना हो जाएगी, 36 बाई। फिर अगले 4 वर्षों में फिर से कितनी हो जाएगी दोस्तों? 216। और आपको यही बताना है कि 216 होने में कितने वर्षों का टाइम लगेगा? 4 4 8 और 4 12 वर्ष का टाइम यहां पे लगेगा दोस्तों। ठीक है, आगे बढ़िए। अगला सवाल क्या कह रहा है दोस्तों? ए और बी क्रम से 28,000 तथा 42,000 के निवेश के साथ एक कारोबार शुरू करते हैं। ए 8 महीने के लिए निवेश करता है और बी 1 वर्ष के लिए निवेश करता है, तो दोनों लाभ में से तो बराबर लेंगे। ठीक है दोस्तों, ए और बी, तो भाई ए और बी 2 आदमी हैं। ए ने है ना 28,000 निवेश किए हैं 8 महीने के लिए, और बी ने 42,000 निवेश किए हैं 12 महीने के लिए। तो जो प्रॉफिट मिलेगा, जो टोटल प्रॉफिट मिलेगा, उसमें दोनों इसी रेशियो में क्या कर देंगे? डिवाइड कर लेंगे। ठीक है, तो कह रहा है कि कुल लाभ 21,125 है, तो इनका रेशियो निकाल लीजिए। 3 0 से 3 0 कैंसिल हो जाएंगे। ठीक है, 4 दूनी 8, 4 3 12, 7 चौक 28, 7 6 42, 2 3 6, तो ये 4:9 आ जाएगा। अब कह रहा है कि किसकी राशि? बी का हिस्सा, तो बी का हिस्सा 9/13 गुणा में 211/25, तो इसका जो कैलकुलेट करेंगे आप आएगा 14,625। ठीक है, 13 एकम 13, 11 में 3 8 गए, 13 6 78। ठीक है, और 11 में 8 के 3, 13 दूनी 26 और 13 पंजे 65। अब कैलकुलेट करेंगे तो 14,625 सवाल का आंसर आ जाएगा। ठीक है, सिंपल सवाल है, लेकिन आप वीडियो को पॉज करके फिर सोल्व करना इस सवाल को, तब आपको पता लगेगा कितना हार्ड सवाल है ये तो समझा है इसलिए आसान लग रहा है। एक दुकानदार 20% की छूट देने के पश्चात भी 36% का लाभ कमाना चाहता है, तो अंकित मूल्य और क्रय मूल्य से अंकित मूल्य को क्रय मूल्य से कितने प्रतिशत अधिक पर अंकित करना चाहिए? ठीक है, तो देखिए दोस्तों, डायरेक्ट सूत्र है यहां पे। देखो, छूट हमेशा अंकित मूल्य पर दी जाती है, तो यहां पे आएगा एसपी, सीपी और एसपी का आप रेशियो निकाल लीजिए, या आप यहां पे ये कर लीजिए भाई कितना प्रतिशत अधिक अंकित मूल्य क्रय मूल्य से कितना प्रतिशत अधिक, तो यहां पे निकलेगा सीपी और एमपी। तो 100 माइनस 80 आएगा, 100 माइनस 20 बराबर 80 आएगा, और यहां पे 100 प्लस में 36 आएगा, तो 136 आएगा। अब देखिए, ये सीपी है, ये एमपी है, इतना बढ़ाना पड़ेगा। कितना है दोस्तों? ये 56%। कितने पर? 80 पर, तो 100 पर कितना? ये कैलकुलेट करेंगे आप तो 7 8 8 7 56, 10 0, 70%। 70% बढ़ा के उसको अंकित करना पड़ेगा। आप इस सवाल को ऐसे भी कर सकते थे, एमपी, सीपी और एसपी। मान लीजिए वस्तु का क्रय मूल्य 100 रुपए है, तो कह रहा है कि लाभ कमाना चाहता है 136 रुपए का। भाई 100 रुपए की वस्तु पर 36% का लाभ कमाना चाहता है, तो जाहिर सी बात है 136 रुपए में बेचेगा। लेकिन 136 रुपए जो है किसी वस्तु पर 20% की छूट के बाद बेची गई है। 20% का मतलब होता है 1/5, यानी 5 में से 1 की छूट दे देगी 4, तो 4 बराबर है 136 के, तो 1 बराबर आएगा 4 3 12 और 4 चौक 16, 5 का मान निकालिए, 5 चौक 20 सलपाई 2 और 5 3 15 और 2 17, यानी एमपी उसका 170 रुपए होना चाहिए। ऐसे कर सकते हो, तो सीपी 100 रुपए है, एमपी 170 है, कितना बढ़ाना पड़ेगा? 70%। ऐसे कर लो, ऐसे कर लो, किसी भी तरीके से आप कर सकते हो दोस्तों। ठीक है, अगला सवाल देखिए। कह रहा है कि एक वर्ग के विकर्ण की लंबाई 14 सेंटीमीटर है, तो वर्ग का क्षेत्रफल क्या होगा? एक वर्ग है दोस्तों, उसका विकर्ण दे रखा है 14 सेंटीमीटर, तो वर्ग का विकर्ण क्या होता है दोस्तों? √2a होता है। ये बराबर दे रखा है आपके 14 सेंटीमीटर के, तो ठीक है, √2a² होता है। ठीक है, तो
तो a का मान यहां पे निकालेंगे तो 14/√2 आएगा। ठीक है, अब देखिए यहां पे आप क्या करेंगे, शुद्ध आपका क्षेत्रफल पूछा है, तो क्षेत्रफल क्या होता है दोस्तों, a² होता है। देखिए दोबारा देखिए, विकर्ण की लंबाई दे रखी है 14 सेंटीमीटर, विकर्ण होता क्या है, √2 गुणा में भुजा बराबर 14 सेंटीमीटर। भुजा निकालेंगे तो √2 नीचे चला जाएगा। अब सीधा आप क्षेत्रफल निकालिए, क्षेत्रफल क्या होता है, भुजा गुणा भुजा, तो √14 यानी 14/√2 गुणा में 14/√2 करेंगे तो यह आएगा 196 और रूट हट जाएगा बटे 2। कैलकुलेट करेंगे, 2 × 18, 2 × 8 = 16, 98 सेंटीमीटर स्क्वायर। ऑप्शन डी सवाल का क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं अगले सवाल पर। क्या कह रहे हैं भाई, सुमित, रवि और पुनीत 3 व्यक्ति हैं, सुमित, पुनीत और रवि। अपना अपना कारोबार है, ये 45,000 से स्टार्ट करता है, ये अपना कारोबार 81,000 से कैलकुलेट करता है और ये 90,000 एक साल के लिए तीनों निवेश करते हैं। इनको टोटल जो है अंत में 4800 रुपए का लाभ होता है, जिसमें से 30% चैरिटी को दे दिया जाता है। एक बात बताइए, टोटल लाभ 4800 रुपए का हुआ, इसमें से 30% मैंने दान दे दिया, तो मेरे पास क्या बचेगा, 4800 का 70%। तो जो लाभ इनके पास जो बटेगा वो बचेगा 4800 का 70%। तो 0 के अरे बटे 100 करेंगे तो कट जाएगा ना, ये 7 8 56, 5 7 पंजे 7 चौक 28 और 5 33, 3360 रुपए इसमें हिस्सा बांटेंगे। तो ये तो काट ही गया है, तो कैंसिल कर दो, 0 0 0 कट जाएगी, 9 पंजे 45, 9 9 81 और 9 ढाई 90, इस रेशियो में बांटेंगे। किसका पूछा है दोस्तों, सुमित का, तो सुमित का हिस्सा पूछा है 5/24 गुणा में 3360, कैलकुलेट करेंगे 700 रुपए, इस सवाल का आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो सुमित को यहां पे 700 रुपए का प्रॉफिट होगा। ठीक है, आइए बढ़ते हैं हिंदी सेक्शन की ओर। आइए दोस्तों हिंदी सेक्शन की ओर आगे बढ़ते हैं। तो पहला क्वेश्चन है, रिक्त स्थान को भरना है। ठीक है, क्या कह रहा है दोस्तों, शब्द यहां से स्टार्ट हो रहा है सेंटेंस कि जैसे ही अध्यापक महोदय आए कक्षा खाली स्थान हो गई। तो आप सभी जानते हैं जैसे ही कक्षा में अध्यापक महोदय आएंगे तो कक्षा क्या हो जाएगी, भक्त हो जाएगी। क्या ये सही है, नहीं। क्या जंगली हो जाएगी, नहीं। आप सभी जानते हैं जैसे ही अध्यापक महोदय कक्षा में आएंगे तो कक्षा क्या हो जाएगी, शांत हो जाएगी। ऑप्शन सी सवाल का आंसर आएगा। अगला क्वेश्चन है, दिए गए शब्द का विलोम शब्द चुनिए। आदि शब्द है, इसका विलोम क्या आएगा दोस्तों, अनादि। ऑप्शन डी, आदि अनादि। अगला क्वेश्चन है, यहां पे रिक्त स्थान भरना है, सबसे उपयुक्त शब्द का चयन करना है। तो कोयल दोस्तों क्या बहक रही है, क्या भौंक रही है, क्या महक रही है, नहीं, कोयल कूक रही है। ऑप्शन डी सवाल का आंसर आएगा। अगला क्वेश्चन है, विकास खालिस्तान कमाने वाला सदस्य है। तो यहां पे विकास कहां कमाने वाला सदस्य है, विकास घर कमाने वाला, विकास विदेश कमाने वाला सदस्य है, नहीं। क्या आएगा दोस्तों आंसर, विकास एकमात्र कमाने वाला सदस्य है। ऑप्शन डी सवाल का आंसर आएगा। यहां पे आपको सही वर्तनी का चयन करना है। तो सही जो वर्तनी यहां पे है, यहां पे गगनचुंबी गलत है, गगनचुंबी जो बै बालू है ये गलत है। यहां पे चू में मात्रा बड़ी है, ये भी गलत है। तो आंसर क्या आएगा दोस्तों, ऑप्शन डी गगनचुंबी। अगला क्वेश्चन है, खालिस्तान भरना है। मीनाक्षी को अपने किए की खालिस्तान मिली। मीनाक्षी को अपने किए की खालिस्तान मिलेगी। तो अपने किए की दोस्तों कुल्हाड़ी नहीं मिलती, अपने किए की सजा मिलेगी। हम कहते हैं ना कि फलाने को अपने किए की सजा मिलेगी। ठीक है, गुड़िया नहीं मिलेगी। अगला क्वेश्चन दोस्तों, दिए गए वाक्य में रेखांकित खंड को प्रतिस्थापित करने के लिए सबसे उपयुक्त विकल्प का चयन कीजिए। कह रहा है कि दुविधा आत्मविश्वास का सबसे बड़ी शत्रु है, क्योंकि दुविधा एकाग्रता को नष्ट करती है। तो यहाँ पे सही इसकी वर्तनी क्या रहेगी ये बताना है। तो आप सभी जानते हैं दुविधा आत्मविश्वास की या दुविधा सबसे बड़ा। तो इसका आंसर आएगा ऑप्शन सी,
दुविधा आत्मविश्वास की, यहां पे की आएगा, सबसे बड़ी शत्रु है, यानी यहां पे का की जगह केवल की होगा, बाकी ये बिल्कुल सही है। तो ऑप्शन सी सवाल का आंसर आएगा। अगला क्वेश्चन है, दिए गए शब्द के पर्यायवाची शब्द का चयन कीजिए। अमृत। तो दोस्तों अमृत के पर्यायवाची क्या होंगे ये आपको बताना है। तो दोस्तों आप सभी जानते हैं नीर है वो पानी का है, विष जहर का है, ठीक है, और रस है वो भी एक प्रकार से पानी का ही है। तो यहाँ पे अमृत का जो पर्यायवाची आएगा वो पीयूष आएगा, ऑप्शन डी। इसी प्रकार विलोम चुनना है, आदान। तो आदान क्या क्या बनता है दोस्तों, प्रदान, लेन देन, आदान प्रदान, आगम गमन। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से उस विकल्प का चयन कीजिए जो इस मुहावरे का सही अर्थ बताता हो। अकल पर पत्थर पड़ना, तो क्या घायल होना, या अकल को पत्थर से मारना, या अकल को पत्थर पर रख देना? नहीं दोस्तों, अकल पर पत्थर पड़ना का मतलब है बुद्धि भ्रष्ट हो जाना। अगला क्वेश्चन है, यहां पे वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन है, दिए गए वाक्यांश के लिए एक शब्द चुनिए। अपनी हत्या करने वाला, जो खुद ही अपनी हत्या कर लेता है उसको क्या कहते हैं, आत्मघाती, ऑप्शन डी। ठीक है भाई। अगला क्वेश्चन है, जो देखने में प्रिय लगे, जिसको देखने में अच्छा लगे तो उसे क्या कहते हैं, प्रियदर्शी। देवानाम प्रियदर्शी कौन था दोस्तों, सम्राट अशोक। तो प्रियदर्शी जिसे जो देखने में प्रिय लगे। अगला क्वेश्चन है, मुहावरे का फिर से अर्थ बताना है। मुहावरा है आंखों में धूल झोंकना, तो अपमानित करना, आंखों में धूल उड़ाना, घायल करना, तो आएगा दोस्तों ऑप्शन ए। आंखों में हम किसी की धूल झोंकते हैं यानी हम उसको धोखा देते हैं, ठीक है, ऑप्शन ए इसका आंसर आएगा। यहां पे फिर से आपको करेक्ट देना है, यहां पे रेखांकित खंड को सही क्या आएगा, यहां पे उच्चारण इसका ये बताना है। जैसे ही मैंने शेर देखा डर के मारे मेरा तो प्राण निकल गया। तो इसका सही क्या बनेगा दोस्तों, कि जैसे ही मैंने शेर देखा डर के मारे मेरे तो प्राण ही निकल गए, ठीक है। तो गया की जगह गए होगा, मेरा की जगह मेरे हो गए, ठीक है। तो मेरे गए, तो मेरे प्राण निकल गए, ऑप्शन डी सवाल का आंसर आएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, मेरे दादाजी की चित्र बहुत पुराना है, यह चित्र मुझे बहुत प्रिय है। तो मेरे दादाजी की चित्र बहुत पुराना है, नहीं, मेरे दादाजी का चित्र बहुत पुराना है, यानी की जगह का होगा। तो ऑप्शन ए सवाल का आंसर आएगा, ठीक है। अगला सवाल देख लीजिए, कह रहा है कि दिए गए वाक्य का वह भाग ज्ञात कीजिए जिसमें कोई त्रुटि है। लगन के साथ अगर परिश्रम जोड़ दिया जाए तो असंभव कार्य भी संभव हो जाती है, यानी एरर डिटेक्शन है यहां पे। लगन के साथ अगर परिश्रम जोड़ दिया जाए तो असंभव कार्य भी संभव हो जाती है। तो यहां पे गलत क्या है दोस्तों, तो यहां पे जो गलत है दोस्तों वो है आपका ऑप्शन डी, ठीक है, ये गलत है। अगर परिश्रम को जोड़ दिया जाए तो आप कहेंगे सर इसकी जगह क्या आएगा, तो इसकी जगह जो सही आएगा वो इसका आएगा कि अगर परिश्रम को भी जोड़ दिया जाए। हम ऐसे तो कहते हैं कि लगन के साथ अगर परिश्रम को भी जोड़ दिया जाए तो असंभव कार्य भी संभव हो जाता है, ठीक है। तो ऑप्शन डी इसका आंसर आएगा। प्रख्यात है इसका पर्यायवाची शब्द आपको बताना है। तो आप सभी जानते हैं प्रख्यात यानी जो अपने आप में विख्यात हो, प्रसिद्ध हो, ठीक है, ऑप्शन सी इसका आंसर आएगा। फिर से आपको रेखांकित खंड की जगह आपको बताना है कि इसको प्रथम वक्ताओं ने श्रोताओं की मन मोह लिया। तो वक्ताओं ने श्रोताओं का मन मोह लिया, ठीक है, श्रोताओं का, ऑप्शन सी सवाल का आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, सही वर्तनी का चयन कीजिए। तो क्या प्रतिवर्ष ऐसे होता है, नहीं। क्या प्रतिवर्ष ऐसे होता है, नहीं, ये भी नहीं है। तो ऑप्शन सी सवाल का आंसर आएगा, प्रतिवर्ष। अगला क्वेश्चन देख लीजिए क्या है दोस्तों, दिए गए वाक्य का वह भाग ज्ञात कीजिए जिसमें कोई त्रुटि है। यहां से स्टार्ट हो रहा है, भारत की संस्कृति कृषक संस्कृति है और भारतीय किसान बड़ा कठोरता जीवन जीता है। तो भारत की संस्कृति कृषक संस्कृति है, ठीक है, ये तो बड़ा बिल्कुल सही है, कोई दिक्कत नहीं है। और भारतीय किसान बड़ी कठोरता वाला जीवन जीता है। तो यहां पे गलत क्या है दोस्तों, ऑप्शन डी।
बड़ा कठोरता जीवन नहीं, बड़ी कठोरता वाला जीवन या बड़ी कठोरता युक्त जीवन जीता है। ठीक है, अगला यहां पे जैसे इंग्लिश में क्लोज टेस्ट होता है वैसे ही यहां पे आपको खालिस्तान भरने हैं। ठीक है, तो देखिए दोस्तों, सफलता की देवी तिलक करने से पहले खालिस्तान लेती है। तो सफलता आपको कब मिलेगी? जब दोस्तों, जब आप सफलता की देवी तिलक करने से पहले आपकी परीक्षा लेती है। भाई पहले परीक्षा देंगे ना, सफल होना पड़ेगा, आपको मेहनत करनी पड़ेगी, तभी तो सफलता की देवी आपको तिलक करेगी। अच्छा, वह उसी माथे पर खालिस्तान करती है जो श्रम की बूंदों में खालिस्तान होता है। और जो व्यक्ति श्रम से कतराते हैं और कर्तव्य से विमुख होते हैं वे विशेष सुविधा की खालिस्तान करते हैं। उनके सपने कभी भी सफलता में परिणत नहीं हो सकते। इसीलिए समय के देवता का सम्मान करने के लिए हर खालिस्तान को अवसर बनाना तथा समय नियोजन करना आवश्यक है। तो दोस्तों, पहला तो हमने भर दिया है कि सफलता की देवी तिलक करने से पहले क्या लेती है दोस्तों? परीक्षा लेती है। अब आप देख रहे हैं, वह उसी माथे पर क्या करेगी दोस्तों? वह उसी माथे पर तिलक करेगी जो शर्म की बूंदों में खालिस्तान होता है, जो शर्म की बूंदों में भीगा हुआ होता है। दोस्तों क्या आएगा? भीगा, जो मेहनत के पसीने में भीगा होता है उसी की सफलता मिलती है। ठीक है दोस्तों, यहां पे मोटिवेशनल गद्यांश है तो भाई। ठीक है, आगे क्या कह रहा है दोस्तों? देखिए क्या कह रहा है कि सफलता की देवी तिलक करने से पहले परीक्षा लेती है, वह उसी माथे पर तिलक करती है जो श्रम की बूंदों में भीगा हुआ होता है। जो व्यक्ति श्रम से कतराते हैं और कर्तव्य से विमुख होते हैं वो विशेष सुविधा की, यहां पे क्या आएगा दोस्तों? विशेष सुविधा की प्रतीक्षा। यहां पे क्या आएगा दोस्तों? प्रतीक्षा। यहां पे आपको दिख रहा होगा प्रतीक्षा। ठीक है, विशेष सुविधा के सामने नहीं होते, विशेष सुविधा की प्रतीक्षा करते हैं। ठीक है, उनके सपने कभी भी, यानी जो व्यक्ति मेहनत नहीं करते और पूरे दिन पड़े रहते हैं और जो सपने देखते रहते हैं कि विशेष सुविधा की प्रतीक्षा करते रहते हैं, उनके सपने कभी भी कह रहे कि पूरा नहीं होते। इसलिए समय के देवता का सम्मान करने के लिए हर खालिस्तान को, यानी हर क्षण को अवसर बनाना और समय नियोजन करना जरूरी है दोस्तों। तो आखिर में क्या आएगा? हर क्षण को, समय के हर क्षण को उपयोगी बनाना जरूरी है दोस्तों। ठीक है, तो दोस्तों ये था हमारा आज का मॉक टेस्ट, महा मॉक टेस्ट। आपने यहाँ पे कितना स्कोर किया है हमें कमेंट करके जरूर बताएं दोस्तों। और आपको ये मॉक टेस्ट कैसा लगा, अपना फीडबैक भी कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें अगली वीडियो के नोटिस को प्राप्त करने के लिए। ठीक है दोस्तों, तो मिलते हैं अगले मॉक टेस्ट में, तब तक के लिए धन्यवाद, गुड बाय।